अमित सर के साथ आप काफी टाइम तक रहे हैं, तो आपने अपनी लाइफ को कैसे मैनेज किया, वो स्पार्क अभी तक भी कैसे बना के रखा? पर्सनल हो गया थोड़ा। यू रियली वांट टू मेक दैट स्पार्क, तो आप वो 777 का रूल अपना लो। जो आपने कहा अभी 333, उसका क्या रूल है? 33 का मतलब है कि 3 months तक अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, डोंट गो फॉर द इंटीमेसी। क्या सिर्फ हमारा पार्टनर ही हमारा सोलमेट हो सकता है या कोई भी हो सकता है? और अगर कोई भी है तो मैं उसे भीड़ में कैसे पहचानूं ये मेरा सोलमेट है? वो आपके हर तरीके से साथ है, वो आपके सुख में साथ है, आपके दुख में साथ है, वो आपके हाई में साथ है, आपके लो में साथ है। व्हेन यू टॉक यू आर लाइक सेम ही तो है हम। आ रहा है समझ में? अच्छा, मतलब वो है सोलमेट मेरा। कुछ सोलमेट जो हमारे होते हैं दैट इज रिलेटेड विद द कार्मिक कनेक्शन, बिल्कुल एफर्टलेस होता है। आप मिले, आपसे बातें हुई, आपका सब कुछ आपको लगा कि बस यही तो है, बट थोड़े दिन बाद दैट सोलमेट इज नॉट देयर। और जिंदगी के सबसे बड़े लेसन्स ये कार्मिक कनेक्शन वाले सोलमेट सिखा के चले जाते हैं। कैसे मैं पहचानूं मैं जिसके साथ हूँ वो फेक है या जेन्युइन? वेरी गुड क्वेश्चन। कोई पार्टनर है वो आपको लेके ओवर पोसेसिव है, लेकिन हम लोग ये सोच के बैठे अरे ओवर पोसेसिव तो ये तो नेचुरल है ना, अगर आप प्यार करते हो किसी से तो ओवर पोसेसिव तो बंदा होगा ही होगा। पॉजिटिव होना इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड ट्रस्ट मी होना चाहिए। मतलब आज मेरे हस्बैंड कहीं भी चले जाए, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, एटलीस्ट आई शुड नो दैट वेयर इज ही। आपका हस्बैंड आपको वक्त नहीं दे रहा या आपका पार्टनर आपको वक्त नहीं दे रहा, फॉर एग्जाम्पल सिंपल गो एंड स्टार्ट सेइंग कि बहुत दिन हो गए, एक अच्छा वक्त बिताए, लेट्स गो ऑन अ मूवी डेट, रादर देन कि पता है मैंने आज उसकी सोशल मीडिया की पोस्ट देखी, वो तो अपनी बीवी को घुमा रहा है खूब। बात करने का एक सही तरीका होता है और बात करने का एक सही वक्त होता है। अगर आप सिर्फ आंखों में आंखें डाल के अपने पार्टनर से बात करो, बिलीव यू मी 10 minutes आर मोर देन इनफ। उसकी गलती नहीं है भाई, उसको बड़ा किया गया है ये बोलकर कि लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कों को जॉब करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तभी तो जेंजी भाग रहा है आज की तारीख में इतना। एक बार बस बोल दिया कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, मुझे घर संभालना है, क्या करेगा? भागते हैं, इसीलिए भाग रहे हैं। पहले का जो प्यार होता था, जो आपका क्रश है, ठीक है, उससे हम डायरेक्ट ये सोचते थे कि यार इससे तो शादी करनी है। आज की जनरेशन, आज की जेंजी क्या करती है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको बस ये चाहिए टाइम पास हो और जो एफर्टलेस हो एकदम। आज वो जो कर रही है ये ठीक है, ये आज के लिए ठीक है, शायद अगले 6 महीने के लिए ठीक है, 1 साल के लिए ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको वो भूख नजर आएगी कमिटमेंट की और आपका पार्टनर आपको नहीं देगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, कमिटमेंट देना पड़ेगा। तो इस दुनिया का सबसे सक्सेसफुल और अमीर इंसान वो है जिसके पास रिश्ते हैं। प्रणाम इंडिया पॉडकास्ट विद आंचल में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक किस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप के कई एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। जैसे कि कई लोग रिलेशनशिप में अपना सोलमेट ढूंढते हैं, मेरा पार्टनर ही मेरा सोलमेट होना चाहिए, क्या मेरा पार्टनर ही मेरा सोलमेट हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, और मैं भीड़ में उसे कैसे पहचानूं कि मेरा सोलमेट कौन सा है। एक जेन्युइन पार्टनर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसे पहचाने ये पार्टनर जेन्युइन है या फेक है। इसके साथ ही साथ आज की जनरेशन, अगर हम जेंजी की बात करें, वो रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं दूर भागती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना नहीं चाहते, वो एफर्ट्स नहीं डालते किसी एक रिश्ते को बचाने के लिए। ये कितनी हद तक सही है, आज इन सभी एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। मैं बात कर रही हूँ रिलेशनशिप एक्सपर्ट, लाइफ कोच, लाइफ डिज़ाइनर आद्या कुमार की। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आंचल, थैंक यू। मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत अच्छी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आप एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, लाइफ डिज़ाइनर है, लाइफ कोच है, और आज हमारा पूरा टॉपिक हम लोग रिलेशनशिप के कई एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। आपकी मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें आप खुलकर रिलेशनशिप पे बात करती हैं, मैनिफेस्टेशन पे बात करती हैं, ओपनो की कई टेक्निक्स पे बात करती हैं। और मैंने देखा है आज की जो जेंजी है ना, वो आपको बहुत पसंद करती है। आपके रिलेशनशिप एडवाइस को, आपके नॉलेज को, आप जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते हैं उनको बहुत एडमायर करते हैं। तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर रिलेशनशिप के बारे में मुझे शायद ही कोई मिले। तो मुझे लगा कि मुझे आज आपसे, कहते हैं ना, रिलेशनशिप को कुरेद के पूछना है कि कैसे हम लोग यहाँ कैसे ठीक कर सकते हैं। और आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में उसको ठीक नहीं कर पा रही है, कई चीज़ों से जूझ रही है, कई प्रॉब्लम्स फेस करती है। तो आज हम लोग इस पर एकदम डेप्थ में बात करेंगे, कई इसके इनसाइट्स पे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, आज हम लोग रिलेशनशिप में एक सोलमेट को ढूंढते हैं, राइट?
कई लोग होते हैं कि अपने पार्टनर को ही सोलमेट मानते हैं या वो अपने पार्टनर में ही सोलमेट को ढूंढते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल में सोलमेट की डेफिनेशन क्या है? क्या सिर्फ हमारा पार्टनर ही हमारा सोलमेट हो सकता है या कोई भी हो सकता है? और अगर कोई भी है तो मैं उसे भीड़ में कैसे पहचानूँ ये मेरा सोलमेट है? क्या उसके साइंस होंगे, क्या निशानियाँ होंगी, मैं कैसे पहचानूँ यार ये मेरा सोलमेट है? Okay. That's a very good question. First of all, thank you so much for having me here. और आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया टू स्पीक अबाउट रिलेशनशिप एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक. मैं हमेशा बोलती हूँ आंचल कि इस दुनिया का सबसे धनी इंसान वो है जिसके पास रिलेशनशिप है. आप बड़ी गाड़ी कमा लोगे, आप बड़ा पैसा कमा लोगे, आप बड़ी कंपनियां खड़ी कर लोगे, कुछ बहुत कुछ बड़ा आप लाइफ में कर लोगे, बट जो सुकून मिलता है ना वो घर आकर मिलता है, वो उन रिश्तों से मिलता है. तो इस दुनिया का सबसे सक्सेसफुल और अमीर इंसान वो है जिसके पास रिश्ते हैं. तो रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यू नो हर एस्पेक्ट के लाइफ के. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, आपने पूछा दैट सोलमेट क्या है और सोलमेट कहाँ मिल सकता है और कैसे पता चलेगा एंड ऑल. तो सोलमेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है दैट सोलमेट इज़ एक नहीं होता. सोलमेट कई हो सकते हैं. उम्र के अलग अलग पड़ाव पे यू नो करियर के अलग अलग पड़ाव पे भी आपके सोलमेट हो सकते हैं. तो सोलमेट कैन नॉट बी वन सोलमेट. हो सकता है हाँ एक अगर फाइनल आपको मिल गया और उसके बाद आपको चीज़ें आगे बढ़ गई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट सोलमेट कैन बी अलग अलग लाइफ के एरियाज में एस्पेक्ट पे सोलमेट्स अलग हो सकते हैं. दैट इज वन. सेकेंड इज दैट सोलमेट कैन नॉट बी ओनली अ पार्टनर. सोलमेट कैन बी योर फ्रेंड, soulmate can be your parents, soulmate can be your guru, your mentor. आपका कोई रिलेटिव आपका सोलमेट हो सकता है, आपका कोई दोस्त आपका सोलमेट हो सकता है. तो दोस्त तो सोलमेट कोई भी हो सकता है. ठीक है. तो सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं है कि सोलमेट क्या है और क्या नहीं होगा. अब ये सोलमेट होता क्या है? तो आप पहला तो ये समझ गए हम कि सोलमेट हमें कोई भी हो सकता है और लाइफ के किसी भी पड़ाव पे हमें सोलमेट मिल सकता है. वो गुरु भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं और आपका पार्टनर भी हो सकता है. सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आप भाई बहन आपके हो सकते हैं. एग्जैक्टली. यस यस. तो सिबलिंग्स भी हो सकते हैं. वो होता है ना कई बार कि टू सिस्टर्स का बॉन्ड ऐसा है कि उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है, किसी और अदर रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती. एग्जैक्टली. तो दैट्स ऑल्सो अ सोलमेट रिलेशनशिप. तो ये कहीं भी आप इसको मिल सकता है. अब बेसिकली क्या है ना, सोलमेट रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें ना आपके साथ इमोशनली यू नो स्पिरिचुअली मेंटली अलाइन होता है. तो जिसके भी साथ आपको ये तीन चीजें अलाइन मिल गई, इमोशनली स्पिरिचुअली एंड मेंटली आप अलाइन कर गए, दैट इज योर सोलमेट. सोलमेट के साथ अच्छी चीज क्या है ना, द मोमेंट यू मीट यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ तो है. दैट डेजा वू कम्स नो कि अरे ये पहले भी हुआ है, यू नो ये पहले भी हुआ है, ये सीन मैंने देखा है. और वो एक कनेक्ट आपका उसके साथ अचानक से लग जाता है. तो वो रिलेशनशिप सोलमेट के साथ होता है. एंड ब्यूटीफुल पार्ट इज की रिलेशनशिप, जो सोलमेट का जो रिलेशनशिप है वो आपको जहाँ से भी मिल रहा है वो आपके हर तरीके से साथ है. वो आपके सुख में साथ है, आपके दुख में साथ है, वो आपके हाई में साथ है, आपके लो में साथ है. वो हर तरीके से आपके साथ है. उसके साथ इतना रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप है. वो आपकी इंडिविजुअलिटी की केयर करता है, वो आपके ड्रीम्स की वैल्यू करता है, आपके विजन की वैल्यू करता है. एंड सम ऑन द अदर व्हेन यू टॉक यू आर लाइक सेम ही तो हैं हम, है ना, हम सेम ही तो हैं. हमारे फैमिली वैल्यू सेम है, हमारे रिलेशनशिप गोल सेम है, हमारा ड्रीम सेम है, कहीं ना कहीं हम अलाइंड है. तब लगता है कि ये सोलमेट है, राइट. और इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है सोलमेट के साथ. आपने बहुत बार देखा होगा जिस इंसान के साथ आपका ये सोलमेट वाला कनेक्शन होता है, बिन बोले समझ जाता है ना. ही विल अंडरस्टैंड और शी विल अंडरस्टैंड. वो कई बार आपके कुछ दोस्त होते हैं या पार्टनर होते हैं, आप बोलते हो ना कैसे समझ जाते हो, मतलब मेरा मूड खराब है आपने कैसे समझ लिया, या मैं बहुत खुश हूँ या आपने मेरी दिल की बात बोल दी. हम कई बार ऐसे बोलते हैं. तो वो जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है सोलमेट के साथ वो बहुत अच्छी होती है. दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड योर इमोशंस. उसको पता होगा आप कब खुश हो, उसको पता होगा कि आप दुखी कब हो. तो वो सारी चीज़ें वो समझ जाएगा. ठीक है. आपके जो वैल्यूज़ हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा. वो आपके इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करेगा. इट्स नॉट लाइक कि वो आपको डाउन फील कराएगा और बोलेगा आप नहीं कर सकते. वो बोलेगा आप कर सकते हो, यू जस्ट गो अहेड, मैं साथ में. एंड समटाइम्स वो अपने पर्सनल जो हैप्पीनेस है उसको भी साइड में रख के आपको आगे बढ़ाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक हस्बैंड वाइफ कपल हैं, अगर मैं पार्टनर्स की बात करूं, कपल हैं एंड वाइफ रियली वांट्स टू यू नो गो अब्रॉड एंड स्टडी. उसे पढ़ना है, उसे आगे उसे एक डिग्री चाहिए, उसे लाइफ में एक करियर बनाना है. तो जो आपका पार्टनर है ना, वो अपनी पर्सनल खुशी को साइड में रख के वो आपको सपोर्ट करेगा.
ठीक है, वो आपके जो फ्रीडम्स के जो विंग्स है ना वो काटेगा नहीं. दे विल लाइक कि नहीं आप आगे बढ़ो, मैं साथ में हूँ. तो वो उस चीज का आपको इमोशनली जो है वो करेगा. आप उसके साथ ना एक ट्रस्ट लेवल अलग होगा. दैट ही और शी इज द पर्सन जो सोलमेट होगा. आपका ट्रस्ट लेवल इतना प्योर होगा ना, एंड दैट ट्रांसपेरेंसी विल बी देयर कि आप उसको दिल की कोई भी बात बोल सकते हो. आप जज नहीं करोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि वो आपको जज करेगा. इफ ही और शी इज योर सोलमेट, दे विल नॉट जज यू एट ऑल. तो आप उनको दिल की कोई भी बात, मतलब आप झिझकोगे नहीं. आपका कोई पर्सनल सीक्रेट है बताने से, या कोई भी आपकी ऐसी चीज़ है जो आप उसको बताना चाहते हो, तो वो आप उसको बताने से झिझकोगे नहीं. वो यू विल बी लाइक हैव दैट ट्रस्ट एंड आप उसको क्लियरली बता दोगे. तो ये कुछ साइंस है जिन साइंस से आपको पता चलता है कि ही और शी इज द सोलमेट. व्हेन इट कम्स टू, जैसे मैंने बोला, स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है या डिवाइन कनेक्शन होता है. तो डिवाइन कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे सोलमेट्स के एग्जाम्पल हैं, बट द मोस्ट ब्यूटिफुल एग्जाम्पल विच आई नो पर्सनली एंड आई रीड अबाउट अ लॉट एंड हम सब जानते हैं, दैट इज महादेव और माता पार्वती का कनेक्शन. दैट्स अ डिवाइन सोलमेट कनेक्शन. सो they don't judge each other or they accepted the way they are. तो जब माता पार्वती ने तपस्या करी भगवान शिव को पाने के लिए, तो उन्होंने उस तपस्या को अप्रिशिएट किया. ही रियली लाइक्ड इट एंड दैट्स बिकम दैट डिवाइन सोल कनेक्शन. माता पार्वती और भगवान शिव का जो एग्जाम्पल है वो एक डिवाइन सोलमेट का एग्जाम्पल है. बिल्कुल. और कितना ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया ना कि मतलब जो हमेशा आपको मोटिवेट करे, जो आपके जो आइडियाज़ हैं उसको वो बताए कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, आपको कभी भी डिमोटिवेट ना करे. क्योंकि मैं ये अच्छे से कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं भी अब ये सारी चीज़ें जब देख रही हूँ, समझ रही हूँ ना, तो आ रहा है समझ में. अच्छा, मतलब वो है सोलमेट मेरा. नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं इसलिए बात कर पा रही हूँ क्योंकि वो चीज़ मैं समझ पा रही हूँ. और वो मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरी एक फ्रेंड है और मैं कहीं ना कहीं ये कनेक्शन फील करती हूँ उसके साथ कि मतलब यार कभी भी मैं सैड होती हूँ ना, कभी मेरा मूड खराब होता है, उसके पास जाती हूँ, वो समझ जाती है कि यार मतलब तेरी ये मन में ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझे पता है, अब इसको हम लोग ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं. हम लोग के बीच में ना कोई गैप नहीं होता, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता. एटलीस्ट हम लोग बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, कैसे ठीक कर सकते हैं. तो मज़ा आ गया इसका जवाब सुन करके. तो ठीक है, ये हमने सोलमेट की बात की है. अब एंड सॉरी टू डिस्टर्ब, समटाइम्स जो व्हेन इट कम्स टू सोलमेट, तो कुछ सोलमेट जो हमारे होते हैं दैट इज रिलेटेड विद द कार्मिक कनेक्शन. बहुत सारे सोलमेट्स हमें ऐसे भी आते हैं. तो कई बार आपको लगता है कि आपको लगा कि वो वाइब्रेशंस मैच कर गई, थॉट्स अलाइन हो गए, इमोशंस मिल गए, ठीक है. स्पिरिचुअली मेहनत नहीं करनी पड़ती. बिल्कुल एफर्टलेस होता है, बिल्कुल एफर्टलेस होता है. आप मिले, आपसे बातें हुई, आपका सब कुछ आपको लगा कि बस यही तो है, बट थोड़े दिन बाद दैट सोलमेट इज नॉट देयर. तो दे आर रिलेटेड विद द कार्मिक कनेक्शन सोलमेट्स. ये लाइफ के कुछ लेसन सिखाने आते हैं और जिंदगी के सबसे बड़े लेसन्स ये कार्मिक कनेक्शन वाले सोलमेट सिखा के चले जाते हैं. ओके, ये मतलब लाइफ टाइम तक नहीं, अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए आए तो दैट मीन्स ये समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ इनके साथ हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट था. कुछ तो कार्मिक अकाउंट था, कार्मिक डेप्थ था, कोई तो बड़ा लेसन ये देने आने वाले थे हमें लाइफ में. उन्होंने दिया जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन, जिंदगी का शीशा दिखाया, मिरर दिखाया, अपने आप से मिलवाया और फिर चले गए. ठीक है, हमने ये बात की सोलमेट की. अब सोलमेट किसी को चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन हर पार्टनर की नीड हर किसी को होती है. ठीक है, हर कोई चाहता है कि मेरा जो पार्टनर हो वो जेन्युइन हो. अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या साइंस होते हैं कि कैसे पता चलेगा कि मेरा सोलमेट है. अब मैं ये कैसे पहचानूँ कि मैं जिस पार्टनर के साथ हूँ या XYZ कोई भी है वो जेन्युइन है या नहीं है. अगर जेंजी की भाषा में बात करें तो कई लोग बोलते जैसे रेड फ्लैग्स, राइट, कि अब उनमें क्या रेड फ्लैग्स होते हैं जिससे हम लोग अवॉइड करते हैं एंड फिर बाद में हमारी रिलेशनशिप में वो क्लैशेस होते हैं. तो कैसे मैं पहचानूं मैं जिसके साथ हूँ वो फेक है या जेन्युइन है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. एक काम करते हैं, इसमें रेड फ्लैग्स की बात करते हैं तो ये समझ में आ जाएगा जो रेड फ्लैग्स हैं उसके जो ठीक ऑपोजिट होगा वो जेन्युइन पार्टनर है. हाँ, है ना. सो रेड फ्लैग्स बेसिकली क्या होता है? रेड फ्लैग्स रिलेशनशिप जो है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कमिटमेंट है जहाँ आपका एक कंपेनियन होता है आपके साथ. अब हमें ये समझना है कि जो रिलेशनशिप है ना उसकी फाउंडेशंस अगर स्ट्रांग हैं तो रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म है. अगर फाउंडेशंस हिल गई हैं,
आपको क्लैरिटी किस चीज की नहीं है, या उसकी फाउंडेशन आपने बहुत स्ट्रांग नहीं करी, तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। हर रिलेशनशिप में आपको स्टार्टिंग में ही ये क्लियर करना है दैट दिस इज अ रेड फ्लैग और नॉट। ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, प्यार में ना लोग बहुत सारी चीजें नेग्लेक्ट कर देते हैं, दे डोंट क्रिएट दैट हेल्दी बाउंड्रीज एंड लेटर ऑन दे लाइक कि ओ मतलब रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो रेड फ्लैग वाली जो चीज़ है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये जो रेड फ्लैग है ना, इसकी क्लैरिटी आपको शुरू में ही लेनी है। दैट इज सबसे पहले जो मैं आई रियली वांट टू कन्वे कि स्टार्टिंग में ही आपको पता होना चाहिए। और प्यार में ना इतने मत चले जाओ जहां भी जाते हो आप, कि इतने मत चले जाओ कि या इतने गुम मत हो जाओ कि आप वो चीजें नेग्लेक्ट कर दो जो बाद में आपको परेशान करे। इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कोई पार्टनर है वो आपको लेके ओवर पोसेसिव है, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग ये सोच के बैठे रहे ओवर पोसेसिव, तो ये तो नेचुरल है ना, अगर आप प्यार करते हो किसी से तो ओवर पोसेसिव तो बंदा होगा ही होगा। एग्जैक्टली। तो ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं रेड फ्लैग 101% करते हैं। तो लेट्स से अगर हम कुछ की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, तो आपने सबसे पहले बोला दैट ओवर पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स इट्स अ रेड फ्लैग। पॉजिटिव होना इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड ट्रस्ट मी होना चाहिए। मतलब आज मेरे हस्बैंड कहीं भी चले जाए, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, एटलीस्ट आई शुड नो दैट वेयर इज ही, मेरा पार्टनर कहाँ है, क्या कर रहा है, एक बार बता दे, उसके बाद ठीक है। मैं आई शुड नॉट बी कि मैं पूरा दिन फोन या मैसेजेस करके आई एम लाइक कि कहाँ हो, बताया नहीं, 12 बजे बोला था 12 बजे नहीं आया, दैट शुड नॉट बी देयर। और लेट्स से यू हैव अ कलीग्स, ऑपोजिट जेंडर के कलीग्स हैं, आपने उनसे कुछ देर बात कर लिया एंड ही इज लाइक ये नहीं करना है आपको, ये सब नहीं करना है, तो वो जो पॉजिटिवनेस है वो आपको समझना है कि बहुत रेड फ्लैग है। वो हो सकता है प्यार में आज अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर उसकी हेल्दी बाउंड्री आपने क्रिएट नहीं करी तो वो फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कत देगा। आई हैव सीन मैनी कपल्स हु आर स्ट्रगलिंग विद दिस, की स्टार्टिंग में बोला कि हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं खाते, छोड़ दिया, हमारे यहाँ ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनते, यही पहनना है, एक्सेप्ट कर लिया, हमारे यहाँ शाम को बाहर नहीं जाते, एक्सेप्ट कर लिया, हमारे यहाँ सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं चलाते, ठीक है, हमारे यहाँ पार्टीज में जाना अलाउड नहीं है, या मुझे अच्छा नहीं लगता, समटाइम्स इट्स हमारे यहाँ एंड समटाइम्स ये मुझे अच्छा नहीं लगता कह के आपको मैनिपुलेट कर लिया। जब आप प्यार में थे तब तो आपने सब चीज़ों की हाँ भरी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप अंदर ही अंदर सफोकेशन स्टार्ट हुई कि मेरा वजूद कहाँ गया, मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं तो ऐसा नहीं था, राइट। तो ये जो हेल्दी बाउंड्रीज है ना, पॉजिटिवनेस की भी, ये शुरू में ही क्रिएट करनी है। आई हैव मेनी क्लाइंट्स जो ये यू नो एक्सप्रेस करते हैं कि जब काउंसलिंग के लिए आते हैं कि हम ऐसे नहीं थे, ये क्या हो गया। मतलब आज मैं अगर उसको 10 साल के बाद बोल रही हूँ कि ओके मैंने 10 साल फैमिली को दिए, बच्चों को दिए, इन लॉज को दिए, घर परिवार को दिए, बट आज मैं अपनी जॉब करना चाहती हूँ, आई रियली वांट टू गो बैक टू माय जॉब, मुझे वो अच्छा लगता था, यू नो ऑफिस रेडी होके जाना, अपने गोल्स पूरे करना, अपना मुझे सैलरी हाइक मिलता था, मुझे वो अच्छा कॉन्फिडेंस देता था, अभी वो कॉन्फिडेंस चला गया, बट दैट पर्सन इज सेइंग नो, मैंने तो पहले ही कहा था ना, और तुमने तो हाँ कहा था। तो वो हाँ कह के खुद ही उस रेड फ्लैग को इग्नोर करके आपने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोदा, एंड नाउ यू आर सेइंग कि ये चल नहीं रहा, एंड यू आर सफोकेटिंग इन दैट रिलेशनशिप। अब मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, आसान, आ जाओगे बाहर, टाइम लगेगा, राइट। वो हम बोलते हैं ना कि वेट बढ़ाने में 5 साल लगे तो 1 महीने में लूज नहीं होगा, इट विल टेक अ ईयर। अगर आपने बढ़ाने में इतने साल लगाए हैं, तो रिलेशनशिप में भी अगर आपने चीज़ों में इतने साल लगाए हैं तो वो भी कुछ टाइम लेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिवनेस समझनी है कि ओवर ना हो हर चीज़ में ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। देन वन कैन बी कि आपको वो इमोशनली मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, दैट इज अ रेड फ्लैग। इमोशनल मैनिपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जब आप प्यार में होते हो आप मान जाते हो, राइट, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं तो प्लीज ये मत करो ना, आपने मान लिया, आपने लाइफ लॉन्ग के लिए उसको सिग्नल दे दिया कि आप हर चीज मानोगे। फिर आगे जब आप नहीं मानोगे देन इट विल क्रिएट, और फिर ये बोलते हैं कि तुम अब बदल गई हो, तुम अब बदल गई हो, या तुम अब बदल गए हो, ठीक है। तो वो इमोशनल मैनिपुलेट की, अच्छा मतलब मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, आज पार्टी में मत जाओ ना, तुम क्यों जाती हो अपने दोस्तों के साथ, या तुम क्यों जाते हो, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मत करो ना, ठीक है, या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो लेट मी हैंडल योर फाइनेंसेस, तुमसे नहीं होगा। तो आप वो प्यार प्यार बोल के आपने इमोशनली इतना, आप इमोशनल मैनिपुलेट करके जब अपने सारे काम कराते हो, दैट इज अ रेड फ्लैग इन द रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप उनको कंट्रोल करते हो, इफ अ पर्सन हैज अ कंट्रोलिंग नेचर देन इट्स अ बिग रेड फ्लैग। हर चीज के लिए कंट्रोल है, ये करना है, ये नहीं करना, ये आपसे नहीं हो पाएगा,
ठीक है, आपके कंट्रोल के साथ होता है कैरेक्टर पे उंगली उठाना हर टाइम कि आप तो ऐसे ही हो, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो ऐसे ही हो, तुम में वैल्यूज नहीं है, तुम में ये नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया क्या है। तो जब आप डिग्रेड करते हो अपने पार्टनर को 24/7 अपनी बातों से, वर्बल जैसे भी आप करते हो, दैट इज अ रेड फ्लैग। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये जो मैनिपुलेशन है ये तो बहुत चलता है रिलेशनशिप में, प्यार 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 बोल के सब कुछ करा लिया और उसके बाद फिर आप एकदम से चेंज होते हो। देन कंट्रोलिंग नेचर, कि हर चीज़ के लिए कंट्रोल है, कि लेट्स से आपने बोला दैट आई वांट टू बी अ पॉडकास्टर, मुझे करना है, मैं कर सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं कर पाओगी, तुम में बोलने का नहीं है टैलेंट, या फिर ये कॉन्फिडेंस नहीं है उसकी चीज को लेकर के कि नहीं तुम वो मत करो, फिर यहाँ पे ये चीजें कौन संभालेगा, घर की चीजें कौन करेगा। एग्जैक्टली, दिस कैन बी ट्रू, लाइक दिस इज ट्रू, ये होता है। तो ये जो कंट्रोलिंग है ये बहुत है। देन ट्रस्ट नहीं कर रहा, अगर दैट्स अ रेड फ्लैग। ट्रस्ट मतलब आपके फिर फोन के भी पासवर्ड चाहिए, आपके बैंक अकाउंट्स के भी पासवर्ड चाहिए, आपका इंस्टा का पासवर्ड भी होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली चेकिंग योर मैसेजेस, कॉन्स्टेंटली चेकिंग योर इंस्टाग्राम और द मैसेजेस कि किसी ने डीएम किया क्या, या आपका कुछ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली करके चेक कर रहे हैं, तो दैट इज अ बिग रेड फ्लैग, अगर वो ट्रस्ट लेवल नहीं है तो। और इस तरह के देन वन कैन बी अब्यूजिव लैंग्वेज। अच्छा, अब्यूजिव क्या होता है ना, अब्यूजिव दो तरीके से होता है। एक अब्यूजिव होता है वर्बल, जिसमें आप लिटरली गाली देते हो, डिमीन करते हो, किसी को नीचा दिखाते हो बोलकर। एक होता है इमोशनल अब्यूज, दोनों तरीके से। तो अगर वो आपको इमोशनल अब्यूज भी कर रहा है, देन इट्स अ बिग रेड फ्लैग कि आपको उसके साथ नहीं रहना है, वो आपके लिए रिलेशनशिप में बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, तो आपको उसके साथ नहीं होना। तो दीज आर द थिंग जिससे हम ये समझ सकते हैं, और हमें समझना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स एंड मेल्स दोनों को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, आज वो गुलू गुलू करके यू आर रेडी टू डू एवरीथिंग, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल बी सफोकेटिंग इन दैट रिलेशनशिप, एंड देन यू से इट डजंट वर्क आउट। और ये नहीं होता, फिर वो चाहे शादी हो या आप रिलेशनशिप में हो, दोनों ही चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऑपोजिट अगर हम जाएं, कि अगर हम बात करें अब जेन्युइन पार्टनर क्या होगा, तो ठीक इसका जो ऑपोजिट होगा, दैट विल बी जेन्युइन पार्टनर। जेन्युइन पार्टनर विल हैव अ ओपन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। छुपाएगा नहीं आपसे कुछ भी, कुछ नहीं छुपाएगा, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से बात करेगा और बैठ के बात करेगा। आपको क्या चाहिए, यू टेल मी, मुझे क्या चाहिए मैं बताता हूँ। दैट विल हैव अ ओपन कम्युनिकेशन। देन आपके ड्रीम्स क्या हैं, ठीक है, चलो इस पे भी हम काम करेंगे। अच्छा, मेरे ड्रीम्स क्या है, वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। वो नहीं रहेगा जो मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप में देखा है, आज हाँ कर दी बट कल मना कर रहे हैं। आज बोल दिया दैट यू कैन बी अ वर्किंग वुमेन आफ्टर मैरिज, बट शादी होते ही नहीं, यार मेरे पेरेंट्स हैं, उनका भी ध्यान रखना है, फैमिली भी देखनी है, नहीं कर पाओगे, आपसे मैनेज नहीं होगा, डोंट डू दैट। तो ये बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तो पहले जो जेन्युइन पार्टनर होगा उसका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंसी इतनी होगी जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। देन उसके और आपके गोल्स अलाइन होंगे, वो आपको, जैसे आपने बोला कि वो आपको मोटिवेट करेगा, आपके गोल्स के बारे में वो बात करेगा, वो सिर्फ अपनी अपनी बात नहीं करेगा, वो बैठेगा, वो लिटरली वक्त निकालेगा, ठीक है। देन ही विल गिव यू टाइम। अच्छा, टाइम क्या होता है ना, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। व्हेन इट कम्स टू टाइम ना, तुम टाइम नहीं देते या तुम टाइम नहीं देती, तो ये जो टाइम वाला चीज़ है ना, वो समझेगा कि प्रायोरिटी है। अगर फॉर एग्जाम्पल कि वीकडेज में आप बिजी हैं, तो दैट जेन्युइन पार्टनर विल अंडरस्टैंड कि वीकेंड्स पे हम वक्त निकालें, हम एक दूसरे के साथ अनडिवाइडेड अटेंशन एक दूसरे को दें और बैठ के बातें करें कि हमारा, अगर हम रिलेशनशिप में आते हैं, फैमिली को कैसे मैनेज करेंगे, या हम गोल्स पे कैसे काम करेंगे, साथ में कैसे रहेंगे। सो वो सारा चीज़ रहेगा। ट्रस्ट लेवल रहेगा, जब आपका जेन्युइन पार्टनर होगा वो आप पे ट्रस्ट करेगा। ही विल नॉट डू दैट दोज क्वेरीज बार बार कि कहाँ गए थे, किससे मिले थे, गिव ऑल दैट डिटेल, क्या करने जा रहे हो। और वो आपको उतनी फ्रीडम देगा ताकि आप वो जो इंडिविजुअल आपका है, एक पर्सनल स्पेस, वो आपको वो स्पेस देगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे है जो सेम बिल्कुल, कि फिर वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा, वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें वो नहीं करेगा। अब ये तो चीज़ें हम लोगों ने कि अगर आप किसी रिलेशनशिप पे जा रहे हैं या जिस रिलेशनशिप में आपको ये चीज़ें देखनी है। अब बात करें हस्बैंड वाइफ की, ठीक है, अब वो उनका वो बॉन्ड या फिर वो रिलेशन बन चुका है, ठीक है, और अगर ये रेड फ्लैग्स उन्हें शादी के बाद पता चल रहे हैं, तब वो हम लोग उसको कैसे उस चीज़ से हट सकते हैं या उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इसका सबसे खूबसूरत जवाब यही है कि जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं रिलेशनशिप में, वही सोल्यूशन है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल गो ऑन गूगल एंड सर्च टुडे दैट what is the main reason of divorce and breaking marriages, you will find out 97% is communication.
सो सोल्यूशन भी वही है, दैट कम्युनिकेशन इज द की। अब कम्युनिकेशन में आपको क्या समझना है कि एक होता है बात कहना, एक होता है बात का ताना मारना। आपको ये समझना है, अगर इफ यू विल सिट विद योर पार्टनर, मैंने कहा ना कि अगर शादी के बाद ये रेड फ्लैग्स आते हैं तो काम हो इट विल टेक टाइम, बिकॉज अचानक से आप बोल रहे हो कि एप्पल खा लो और उसको नहीं खाना है, तो इट विल टेक टाइम। आप उसको बताओगे क्वालिटीज कि एप्पल का ये होता है, हर चीज टाइम लेती है, थोड़ा हर चीज टाइम लेती है, ये नामुमकिन नहीं है। बट इफ यू विल सिट एंड टॉक, ओके नाउ एक काम करते हैं, सी इतने साल हमारी शादी को हो गए, मुझे ना ये सच में करना था, बट सम ऑन द अदर बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं ये नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया, बट आई रियली वॉन्ट टू स्टार्ट अ फ्रेश बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव दैट इमोशनल पीस इन माई सेल्फ, और मुझे वो कॉन्फिडेंस लाइफ का वापस चाहिए। क्या हम शुरू कर सकते हैं? अब हो सकता है शुरू में योर पार्टनर विल डिनाई कि नहीं टाइम कैसे मिलेगा, नहीं मैनेज होगा, सब कुछ होगा, बट धीरे धीरे ही विल अंडरस्टैंड। मेक अ लिस्ट आज कि वापस से क्या शुरू करना है। यू वांट टू स्टार्ट अ जिम, यू वांट टू स्टार्ट योगा, यू वांट टू राइट, ठीक है, आपको राइटिंग करनी है, आपको अब मेकअप क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है, आपको कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करना है, आप कुछ भी करना चाहते हो, जस्ट शेयर। और कहते हैं ना, एक बात करने का एक सही तरीका होता है और बात करने का एक सही वक्त होता है। तो वक्त इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इंसान, आपका जो पार्टनर है वो थका रहा है और आप चालू हो गए कि आज तो मैंने कसम खा ली है कि इनको मैं बता के रहूंगी कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैंने सुबह सुबह वीडियो देख ली कि मुझे कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना। करेक्ट। तो वो आए एंड यू हैव स्टार्टेड एंड बिफोर नोइंग दिस कि इंसान का मूड कैसा है या ही हैड अ टफ डे, पूरा प्रेजेंटेशंस बनानी थी, बॉस ने भी आज कुछ तो बोल दिया है समहाउ। तो आपको वो वक्त समझना है कि आपकी बात करने का वक्त का क्या है, और आपको वो बात करने का तरीका समझना है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका हस्बैंड आपको वक्त नहीं दे रहा या आपका पार्टनर आपको वक्त नहीं दे रहा। फॉर एग्जांपल सिंपल गो एंड स्टार्ट सेइंग कि बहुत दिन हो गए, एक अच्छा वक्त बिताए, लेट्स गो ऑन अ मूवी डेट। इट्स अ सिंपल कम्युनिकेशन, सिंपल कॉन्वर्सेशन, रादर देन तुम आजकल मुझे वक्त नहीं देते, बहुत हो गया, तुम आजकल मुझे वक्त नहीं, मतलब कहाँ बिजी, स्टार्टिंग में कंप्लेंट्स, सो डोंट डू दोस कंप्लेंट्स, नो, बिकॉज उससे कुछ नहीं होने वाला। इफ यू रियली वांट टू चेंज दैट थिंग, देन सिंपल क्लियर कम्युनिकेशन कि आई वांट टाइम, हमें कितना टाइम हो गया वक्त अच्छा बिता, चलो ना मूवी करते हैं, मैं संडे की बुक कर लूं या आप एक बार मुझे देख के बताओ, सिंपल। लेट्स गो ऑन अ हॉलीडे, हम कब से हॉलीडे पे नहीं गए, रादर देन कि पता है मैंने आज उसकी सोशल मीडिया की पोस्ट देखी, वो तो अपनी बीवी को घुमा रहा है खूब, तुम्हारे पास ही मेरे लिए वक्त नहीं है, तुम्हारी टंटे लाइफ के खत्म नहीं होते, तुम्हारे ही लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि तुम मुझको लेके नहीं जा रहे। डोंट डू दैट, सिंपल, लेट्स गो ऑन हॉलीडे, बहुत दिन हो गया वक्त साथ में बिताए, चलो चलते हैं, लेट्स प्लान। दीज आर दी सिंपल कम्युनिकेशन ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेट्स से घर पर आता है आपका पार्टनर, ठीक है, हो सकता है आपको कंप्लेन हो, कुछ बातें हैं जो आपके उनकी फैमिली की आपको नहीं पसंद आई, कुछ आई, रादर देन डायरेक्टली गोइंग एंड कंप्लेन, जस्ट से कि मुझे चीज नहीं समझ में आई, बट ओके इस पे इस तरीके से काम करते तो शायद उन्हें भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे, वो हम कर सकते हैं। तो वो ना, जब आप पर्सपेक्टिव चेंज करते हो अपनी कम्युनिकेशन का, देन रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आने लगते हैं। तो वो पर्सपेक्टिव चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर कंप्लेनिंग, अच्छा कंप्लेनिंग भी चल सकता है, आई कैन कंप्लीटली अग्री कि कंप्लेनिंग भी चल सकता है, लेकिन कंप्लेनिंग कितना दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर लगेगा यू आर हैबिचुअल ऑफ कंप्लेनिंग। तो आपकी ना ये आदत ही है, आपकी ये हैबिट है कि आपको सिर्फ कंप्लेन करना आता है, आपको लाइफ में कुछ और नहीं आता, तो डोंट डू दैट। तो जिन्हें शादी के बाद ये रेड फ्लैग्स पता चलें, वो बैठ के बात करके आज भी कर सकते हैं, टाइम लगेगा क्योंकि आपने शुरू में तो उनको ग्रीन सिग्नल्स दे दिए ना हर चीज़ के लिए, तो फिर वो थॉट अब चेंज हो चुका है, तो उसको वापस मोल्ड करने में टाइम लगेगा। वही ना कि जब मोल्ड आप तभी कर सकते थे जब कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था, अब वो बन गया, अब वो भट्टी में पक गया, अब उसमें चेंजेस करोगे तो दरार आएगी। बहुत प्यारी बात कही आपने, राइट। तो इसलिए जब वो मिट्टी, जो प्यार की मिट्टी जब गीली होती है ना, तभी उसमें इम्पॉर्टेंट है उसको, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसको नर्चर करना, उसको बोलना, उसको वर्ड्स देना। कहते हैं ना कि रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब आप एक बीज बोते हो अच्छी फसल के लिए, तो आप मिट्टी तैयार करते हो। बिना मिट्टी आप बीज लेके कहीं भी नहीं, वो हो यहाँ स्टूडियो में बैठे चलो खोदते हैं, यहाँ पे पेड़ उगाना है, ऐसे नहीं होता। तो आप एक प्रॉपर सॉइल, एक जगह ढूंढते हो, आप एक अच्छी जगह देते हो, उस जमीन को आप तैयार करते हो, खोद के पानी डाल के आप नर्चर करते हो, तब आप बीज बोते हो। हर किसान ऐसी करता है। सिमिलरली गोज विद अ रिलेशनशिप कि आपको वो तैयारी करनी पड़ेगी। फिर वो बाद में अगर फसल खराब होगी तो फिर उसका दोष किसी को नहीं देना, और ये भी नहीं बोलना कि फसल में कीड़े लग गए, खा गए, खराब हो गई फसल। उससे बेटर आप शुरू में ही अपनी फसल को इतना अच्छे से करो, जब आपकी मिट्टी गीली थी तभी आप उसको शेप देने से पहले
आपको वो चीज़ें ध्यान में बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग है ना, मतलब जो आज की जनरेशन है वो इतनी बह जाती है ना इमोशनली और वो सब चीज़ों में कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि भाई एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। करेक्ट, राइट। तो फिर वो कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन ले ही लेते हैं, फिर बाद में जब प्रॉब्लम्स आने लगती है तो फिर दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं। मैं आपसे अब इस बारे में आगे ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपकी मैंने कई सारी वीडियोस देखी जिसमें आप हमेशा सेल्फ लव की बात करते हैं, सेल्फ केयर की बात करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब मैं आपकी सेल्फ लव को लेके कई आपके एग्जाम्पल्स को भी सुनती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आता है। मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों के साथ भी आप शेयर कीजिए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे सेल्फ लव की हम लोग बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं, हम लोग हर कोई अवेयर है कि खुद से प्यार करना चाहिए, खुद के साथ मतलब अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले रखना चाहिए, आप जो चाहते हैं वो आपको करना चाहिए, राइट। अगर आपके पास आपकी खुद की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट है, आप खुद से प्यार करते हैं, तो आपको किसी और पार्टनर की नीड नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी पार्टनर की। लेकिन दूसरी जगह हम लोग ये भी मानते हैं कि यार लाइफ में ना एक पार्टनर की तो नीड चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर ही आपकी लाइफ को कंप्लीट करता है, राइट। पार्टनर मेक्स यू कंप्लीट। तो आप इसको कैसे समझती है, मतलब ये सही है सिर्फ खुद से ही प्यार करें, पार्टनर की नीड नहीं है मुझे, और फिर जहाँ हमें पार्टनर की नीड होती है तो हम लोग फिर ये सोचते हैं कि यार सेल्फ केयर या सेल्फ लव कहाँ चला गया? इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, दैट सेल्फ लव इट्स नॉट सेल्फिश होना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। हम कई बार क्या समझ लेते हैं, सेल्फ लव का मतलब है सेल्फिश, अब तो मैं ही हूँ, मेरी ही दुनिया है, मेरा ही प्यार है, मेरी ही लाइकिंग्स है, मेरा अपना एक ड्रीम है, अपना एक गोल है, मुझे उसमें किसी की जरूरत नहीं है। दैट्स नॉट सेल्फ लव। सेल्फिश होना और सेल्फ लव का एक बहुत मेजर डिफरेंस है। सेल्फ लव मतलब कि सेल्फिश वो हो गया, फिर उसे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, उसे पार्टनर भी नहीं चाहिए, उसे पेरेंट्स भी नहीं चाहिए, उसे गुरु भी नहीं चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, लाइक मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। वो कहते हैं ना कि कहीं तो मैंने पढ़ा था ना कि इनका मेरे बिना काम नहीं चलेगा, ये भी भ्रम है, ठीक है, और मैं ही सब कुछ करूंगा, ये अहंकार है और एक भ्रम है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये अहंकार है, और इनका मेरे बिना काम नहीं चलेगा, ये भ्रम है। तो ये समझना है। तो सेल्फिश और जो सेल्फ लव है ना, ये दो अलग अलग चीजें। सेल्फिश होना मतलब फिर सब मैं हूँ, जो आपने बोला पार्टनर भी नहीं चाहिए, दैट इज सेल्फिश। आप कुछ और चाहिए नहीं फिर आपको, ठीक है, आप अपने अलावा दुनिया में किसी की नहीं सोच रहे, दैट इज सेल्फिश। बट व्हेन इट कम्स टू सेल्फ लव, अब सेल्फ लव में आपको बस प्रायोरिटी पे अपने आप को रखना है। आपको रिलेशनशिप नहीं छोड़ने, आपको पेरेंट्स नहीं छोड़ने, आपको पार्टनर नहीं छोड़ना, आपको बच्चे नहीं छोड़ने, बस प्रायोरिटी में अपने आप को रखना है। क्योंकि एक चीज क्या समझनी है कि एक टाइम होता है जब ऑब्वियसली जब फैमिली आती है तो हम फिर सैक्रिफाइस करते हैं और हम सेल्फ लव को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, विच इज वेरी नेचुरल। क्योंकि एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है बैलेंस बनाना when it comes to family, when it comes to partner, it's difficult. बट क्या समझना है ना, आपने क्या लाइफ में अपने ये चीज फील करी है, या आपने कभी दोस्तों को ऐसा बोलते हुए सुना है, या आपने कभी आपने आपसे ऐसा बोला है कि यार जब मैं खुश होती हूँ ना तो आसपास सब कुछ खुश होता है? ऐसा हुआ है कभी कि मैं जब खुश होती हूँ तो मैं सबको खुश रख सकती हूँ? दिस हैपेंड बहुत सारे केसेस में, लाइक मेरे केसेस में I feel it complete. I can say it on camera. If I am happy, I can make anybody happy. But if I am not happy or some on the other, I am suffocating inside कि जो लाइफ में चाहिए था वो नहीं मिला, मैंने खुद को प्रायोरिटी नहीं दी, मैं अच्छी भली वर्किंग फीमेल थी, मैंने वर्क करना क्यों छोड़ दिया, मैंने जॉब क्यों छोड़ी शादी के बाद, मैंने अपने पार्टनर के कहने के बाद ये सब क्यों छोड़ दिया, नाउ आई एम सफोकेटिंग। तो जो सेल्फ लव है ना, ये आपके अपने प्यार के लिए, आपके अपने इमोशनल बैलेंस के लिए, आपके अपने इनर पीस के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, जो एग्जाम्पल मैंने अपने उसमें भी शेयर किया कि व्हेन इट्स कमिंग टू पिज्जा, जब पिज्जा आ रहा है, ठीक है, तो आप कौन सा स्लाइस उठा रहे हो अपने लिए? आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो, आप पिज्जा खाते हो, और जब पिज्जा ऑर्डर किया तो पिज्जा जैसी टेबल पे आया, आपके मन में क्या चल रहा है कि कौन सा स्लाइस आप उठाओगे? इट शुड बी द स्मॉलर वन क्योंकि बाकी सबको देना है, और इट शुड बी द बेस्ट वन और द बिगर वन बिकॉज आई डिजर्व द बेस्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात अगर ये है फॉर एग्जाम्पल कि पे करा है तो पे में क्वांटिटी सबने करी है, तो चलो सबने करी है। अब बात अगर ये है कि मैं छोटा उठाऊंगी, तो अगेन आपने सेल्फ लव पीछे कर लिया, आपने अपने दोस्तों को आगे कर दिया, उनकी पसंद को आगे कर दिया, क्योंकि मैं छोटा पीस उठा रही हूं तो बेस्ट पीस तो कोई और ले जाएगा ना बॉस। दैट इज वन थिंग, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपने, क्योंकि आपने बेस्ट पीस इसलिए उठाया है, या आप ये सोचो कि बेस्ट पीस मैं इसलिए उठाऊंगी क्योंकि मैंने भी पैसे दिए,
हमने क्वांटी करके लिया ना, सारे दोस्तों ने मिलके पिज्जा खरीदा है, सबने बराबर के पैसे दिए हैं, तो क्योंकि सबने बराबर के दिए हैं तो मैं बराबर की हकदार हूं, तो मैं बेस्ट पीस उठाऊंगी, अगर ये केस है। बट अगर केस कीमत चुकाने का है तो आपने रिश्तों में बहुत कीमत चुकाई है, यू डिजर्व द बेस्ट। अगर लॉजिक ये है कि मैंने पैसा दिया है इसलिए मुझे बेस्ट खाना है, तो आपने रिश्तों में बहुत कीमत चुकाई है बॉस। बचपन से लेकर आज तक लिस्ट बना के देख लो, बहुत जगह अपने आप को पीछे रखा है, बहुत जगह सैक्रिफाइसेस किए, व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स किया है, माने या ना माने या वो इस बात पे डिसएग्रीमेंट चला जाए, बट किया है, आई डिड दैट। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि मेरे पेरेंट्स ने सैक्रिफाइस किया है, सिर्फ मैंने भी किया है, और मेरी इस बात से हर बंदा रिलेट करेगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने पेरेंट्स के लिए सैक्रिफाइस किया है। जब आप चाहते थे कुछ और करना और आपने किया वो जो आपके पेरेंट्स चाहते थे, ये भी तो सैक्रिफाइस है। आप चाहते थे शादी कहीं और करना, आपने करी अपने पेरेंट्स की मर्जी से, ये भी जिंदगी भर का सैक्रिफाइस है। तो इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ पेरेंट्स सैक्रिफाइस करते हैं, बच्चे भी सैक्रिफाइस करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। When I, after 12th standard, I told my father that कि पापा कुछ भी करना, मेरे को आर्ट फील्ड में नहीं जाना। That was very clear. I don't want to become a teacher or a lecturer or professor. Please, मुझे ये 2 प्रोफेशंस छोड़ के आप जो बोलोगे लाइफ में मैं करूंगी। और आपने वही किया। मेरे डैड ने 5 फॉर्म भरे, जिसमें से 3 आर्ट के थे, 2 टीचर के थे। एंड आई चोज इट बिकॉज उस टाइम पे, बिकॉज एक 12th का बच्चा ना, उसको बहुत नॉलेज नहीं है कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, बिकॉज आर्ट मेरी अच्छी थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मेरा हाथ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट मुझे उसे प्रोफेशन नहीं बनाना था। आई वॉज वेरी क्लियर, आई एंड अप डूइंग दैट ओनली। ठीक है, मैंने आर्ट भी फील्ड करी एंड देन आई बिकेम एसोसिएट प्रोफेसर ऑल्सो, आई बिकेम लेक्चरर ऑल्सो, मैंने फैशन कॉलेज में भी पढ़ाया। आई एंड अप दैट ओनली, बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बट अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं आती, जिसमें जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं ना, बच्चे लड़के जिन्होंने ले तो लिया अपने फादर के कहने पे इंजीनियरिंग, बट आज उनसे हो नहीं रही इंजीनियरिंग, मजबूरी में है। एंड सम फ्रेंड्स इज कमिंग एंड सम सोलमेट इज कमिंग एंड टेलिंग देम कि गो एंड टेल योर फादर, एंड दे सेइंग अब्बा नहीं मानेंगे। दैट्स हैपनिंग। सो वो हमें क्या समझना है ना कि जो सेल्फ लव है, दैट इज वो किसी के लिए नहीं है, वो अपने लिए है, अपनी इनर पीस के लिए है, अपने इमोशनल बैलेंस के लिए है। अब यही वाली बात आती है ना कि सेल्फ लव और सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश होना, इसके बीच में एक है ना बहुत ही थिन लाइन है, राइट? हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अब हम लोग अगर, जैसे आपने पिज्जा वाली बात की, अब मैं अगर बेस्ट वन चूज करूंगी, राइट, तो ये कब मेरा सेल्फिश बन जाएगा, मैं कब सेल्फ सेंटर्ड हो जाऊंगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो मैं इसको कैसे अपने, जैसे आपने कहा ना कि स्टार्टिंग में ही आपको एक हेल्दी बॉर्डर लाइन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको क्या चाहिए लाइफ में, बहुत बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं कैसे समझ पाऊंगी कि मैं कब सेल्फ सेंटर्ड हो रही हूँ और कब ये मेरी सेल्फ या सेल्फ लव की बात है। सी इट्स ये बहुत मुश्किल नहीं है समझना। मैंने जैसे पहले भी कहा, इट्स ओनली अबाउट प्रायोरिटाइजिंग द थिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज अगर मदर की हम बात करें तो मदर का पहला थॉट क्या होता है, बच्चा भूखा ना रहे, पहले मैं बच्चे को खिला दूं। वो सुबह से उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, उसने चाय नहीं पी, उसे इतना टाइम नहीं मिला, बट शी वाज लाइक बच्चे को मैं पहले खिला दूं। मैं कहती हूँ पहले बैठ के खुद खा लो तसल्ली से, फिर बच्चे को खिलाओ, यू विल एंजॉय मोर, ट्रस्ट मी। मैं बोल सकती हूँ, मैंने ये फील किया है, यू विल एंजॉय मोर। बिकॉज जब आप भूखे होते हो ना, जब आपको भूख लगी, प्यास लगी, आप सुबह के थके हुए हो, आपको वो मन में चलता रहता है ना, मुझे आज 1 मिनट नहीं मिला, मुझे 1 मिनट नहीं मिला, तो या तो वो 1 मिनट नहीं मिला, उसके लिए कंप्लेन मत करो। और कंप्लेन कर रहे हो तो मतलब आप सेल्फ लव से ग्रस्त हो, फिर आप में है नहीं, आपने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी, फिर आप कंप्लेन क्यों कर रहे हो? आपने ही तो प्रायोरिटी पे अपने बच्चे को पहले रखा था ना, फिर डोंट डू दोज कंप्लेन्स, दैट डोंट कंप्लेन। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स नॉट कि छोड़ दिया, बच्चा छोड़ना नहीं है, बट वो खाना उसको खिलाने से पहले खुद खा लो पेट भर के, फिर खिला दो, यू विल एंजॉय मोर। बिकॉज जब आप खाली पेट होते हो ना, और आपने कुछ नहीं खाया है सुबह से, आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, और तब आप बच्चे को खाना खिला रहे हो, एंड टॉडलर स्पेशली, राइट, और छोटे बच्चे, दे टेक्स टाइम, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स या 1 आवर समटाइम्स, वो एक मील खाने में 1 घंटा लगाते हैं। अब उस 1 घंटे में मदर, एक तो वो खुद परेशान है सुबह से, ठीक है, और उसको खुद खाने को नहीं मिला है, और वो खिला के एक बाइट खिला रही है, एंड देन शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि उसके पीछे पूरे घर में भागना पड़ रहा है उसको सिर्फ एक मील खिलाने के लिए। और पता क्या, 2 घंटे बाद उसकी दूसरी मील का टाइम है। तो कहने का मतलब क्या है, व्हेन इट कम्स टू सेल्फ, आप खुद खा लो ना। आप हमेशा अपने हस्बैंड के पसंद का खाना, अपनी पसंद का भी तो बनाओ।
अपना बर्थडे कहने के लिए फैमिली ने बोल दिया कि योर बर्थडे वी आर इनवाइटिंग द होल रिलेटिव्स एंड फैमिली, और आज ये बनाना। किसका बर्थडे था भाई? अगर बर्थडे आपके पार्टनर का था तो आप पूछो तो सही उसे सेलिब्रेट कैसे करना है। अगर उसे सुबह से शाम तक सब्जियां काटनी है, अगर उसे बहुत सारी डिशेस बनानी है, अगर उसे क्रॉकरी रेडी करनी है, फिर खुद भी रेडी होना है, बच्चे को भी रेडी करना है, ये क्या बर्थडे था उसका? तो आपको हाँ, किसी का ये लाइकिंग पार्ट हो सकता है, आई कैन अग्री, ठीक है, किसी को ये करना अच्छा लगता है, बट शायद उसको सिर्फ आपके साथ बर्थडे मनाना था, उसको कुछ नहीं करना था उस दिन, उसको कुछ भी नहीं करना था, उसे सिर्फ अपने आप को पैम्पर करना था, तैयार होना था और आपके साथ बाहर जाना था। दैट वाज द बर्थडे सेलिब्रेशन। तो वो खुद की ना, क्योंकि हस्बैंड ने बोल दिया कि मैं बहन को भी बुला रहा हूँ, चाची को भी बुला रहा हूँ, बुआ जी को भी बुला रहा हूँ, तो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उसे नहीं करना बुआ चाची ताई जी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट, उसे आपके साथ वक्त चाहिए या उसे अपने आप के साथ चाहिए। तो गिव दैट पेम्परशिप टू हर कि चलो आज मैंने स्पा बुक किया है, लेट्स गो, मैंने आज पार्लर बुक किया है, हेड टू टो, ठीक है, जो कराना है कराओ, एंड देन विल गो ऑन अ मूवी डेट। या आपने ये क्लियर कम्युनिकेशन कर दिया, दैट इज सेल्फ लव। किसी माई बर्थडे इज कमिंग, मुझे ये चाहिए, दैट्स इट। तो आपने खुद को प्रायोरिटी पे रखा। किसी किसी के लिए ऐसा होता है कि जैसे सेल्फ लव की अगर उनकी डेफिनेशन बोले तो वो अपनी प्रायोरिटीज़ को बाद में रखेंगे, लेकिन अगर किसी को खुश करने वाली बात होगी तो वो उसको खुश करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे मेरे फ्रेंड के लिए या मुझे मेरे फ्रेंड्स पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, तो मैं अपनी प्रायोरिटीज़ बाद में रखूँगी कि चल यार पहले इन लोगों का हम लोग कर लेते हैं, इनकी चीज़ों को पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और उनको खुश देख के फिर मुझे खुशी होती है। यस। तो इससे मैं क्या समझूं कि मतलब ये मेरा सेल्फ लव है? हाँ, मैंने कहा ना, प्रायोरिटी बस ऊपर नीचे होंगी, छोड़ा कुछ नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे फिर कहीं ना कहीं मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होंगी कि मैं हमेशा क्योंकि उनकी इसलिए तो सेल्फ लव इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक टाइम आएगा, आज आपको लग रहा है, तो व्हेन इट कम्स टू फैमिली ऑल्सो, अगर आपने 10 में से 4 बार अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी है तो प्लीज 6 बार खुद को देना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज फिर मैंने कहा ना, वो मेंटल पीस क्यों हिलता है कि मैं सबके लिए करती हूँ। एक पर्सन जो अच्छी खासी जॉब थी उसकी, सब कुछ था, उसने जॉब छोड़ दी शादी के बाद, उसने सोचा वो अपना बेस्ट देना चाहती है अपने बच्चे को। शी वांट टू बी अ बेस्ट मदर, शी वांट टू बी अ बेस्ट हाउसवाइफ, शी वांट टू बी अ बेस्ट वाइफ, शी वांट टू बी अ बेस्ट डॉटर इन लॉ। लेकिन 10 साल बाद लगता है कि बेटा तुम्हारे बेस्ट की कोई कदर नहीं कर रहा। तो ये स्टेज आने से पहले, ये सफोकेशन आने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपने 10 में से 3 बार 4 बार अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखा है तो 6 बार खुद को भी रखो। यहाँ कहीं ना कहीं 10 बार मत रखो, फिर 10 बार आएगा, देन people will say and people will like okay you are becoming selfish। ऐसे में ना, ऐसी सिचुएशन में कई लोग है ना नो नहीं कह पाते। and it's very important। हाँ, हम लोगों को नो कहना आता ही नहीं है, स्पेशली फीमेल्स के लिए ये बहुत बड़ी और फिर वो इतनी उनकी आदी हो चुकी होती है ना कि अब मुझे करना ही है, और सामने वाला आपसे इतनी एक्सपेक्टेशंस करती तो इससे तो करना ही है, ये तो करेगी। एग्जैक्टली। आपको एक चीज क्या समझनी है, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, यू शुड नो वेयर टू से नो, यू शुड नो व्हेन टू से नो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप पागल हो जाओगे। इफ यू रियली वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी, प्लीज सेल आइसक्रीम, बिकॉज उसी से खुश हो सकते हैं लोग। बाकी आप मुझे बता दो कि किस चीज से खुश हो सकते हैं लोग। लाइफ लॉन्ग कोई खुश नहीं होगा। मैं हमेशा अपने वर्कशॉप्स में बोलती हूँ, या जब मैं सेशन लेती हूँ, या मैं कुछ भी कोई भी प्रोग्राम में करती हूँ, तो आई ऑलवेज से दिस कि मैंने एक बात गांठ बांध ली है, अगर आपको समझ में आता है वेल इनफ, ओके, फेयर इनफ, आपके लिए बहुत अच्छा, नहीं समझ में आता दैट्स ओके। व्हाट आई गिव दिस सिग्नल टू माई कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। मैंने एक चीज एक्सेप्ट कर ली, से एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है इस लाइफ में, ठीक है। मैंने एक चीज एक्सेप्ट कर ली, दैट देयर इज नो क्राउन इन द वर्ल्ड फॉर अ सुपर वुमन। जब है ही नहीं तो मुझे चाहिए ही नहीं, आई विल नॉट डू दिस। सो आई नो वेरी वेल कि मुझे कहाँ ना बोलना है, क्योंकि आज मैंने क्या लगता है ये कल मुझे कि अवार्ड देने वाले हैं, oh she's a best mom, she's a best daughter-in-law, she's a best wife, I will not go no award, भूल जाते हैं। Exactly, that's what I'm saying। तो जब कोई crown, and this goes with male also, ठीक है, मेल भी बहुत सैक्रिफाइस करते हैं अपने परिवार के लिए, ठीक है। उन्हें आप बहुत नहीं देखोगे कि शॉपिंग नहीं करनी, पैसे बचाने हैं क्योंकि बच्चे की एजुकेशन के लिए देना है, ठीक है। अपने लिए ये नहीं करना है, घड़ी पसंद आ रही है बट नहीं खरीदेंगे क्योंकि अपनी वाइफ का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए करना है। अपने पेरेंट्स के लिए करना है, उनकी दिवाली बहुत अच्छी बनानी है, उनकी होली बहुत अच्छी बनानी है। तो समवेयर दैट मेल ऑलवेज अपने आप को वो पीछे रखते हैं। तो ये सेल्फ लव मेल के लिए भी है।
उन्हें भी खुद को पीछे नहीं रखना है, क्योंकि अगर आज वो अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देंगे ना, तो वो उनका मेंटल पीस भी हिलेगा एक टाइम के बाद, वो भी सफोकेट फील करेंगे. तो बेसिकली क्या है, सिमिलरली जैसे सुपर वुमेन का क्राउन और अवार्ड किसी फीमेल के लिए नहीं है, सिमिलरली मेल के लिए भी नहीं है. तो क्यों परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो, और क्यों लोगों को खुश करने के लिए पीछे भाग रहे हो? ठीक है, वो एक बार तारीफ कर देंगे, ठीक है, आपको अच्छा लगा उस तारीफ को सुन के, फेयर इनफ, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है. सो ये जो नो कहना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ही समझ लिया लाइफ में और एक्सेप्ट कर लिया कि मैं हर चीज़ को हाँ बोलती हूँ, लेट्स से, और आई टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये मेरा नेचर है, ये एक मेरा पर्सनैलिटी है दैट आई टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन एक टाइम के बाद मुझे लगा, व्हेन आई बिकेम मदर, आई लाइक बॉस मुझसे नहीं हो रहा सब, मैं क्यों करने की कोशिश कर रही हूँ जब मुझसे सब हो नहीं रहा. मैं ये भी मैं करूंगी, ये भी मैं करूंगी, एंड आई विल नॉट टेक हेल्प. वाई? देयर इज हेल्प, आपके आसपास हेल्प पड़ी हुई है ना, तो आप क्यों हेल्प नहीं ले रहे हो? क्यों सब कुछ खुद से करना है? ठीक है, आई रिसेंटली अभी मेरी फैमिली में कोई अभी न्यू मॉम बनी है, शी इज क्राइंग लिटरली फ्रॉम द 5th day ऑफ बर्थ. शी लाइक मुझसे नहीं हो रहा. मैंने कहा अभी तो 5वें दिन हुआ है. लाइक मुझसे नहीं हो रहा. आस्क फॉर हेल्प, से नो, ये नहीं हो रहा, सिंपल. कौन, मतलब आपको कोई मारेगा, कोई आपको गुस्सा करेगा, कोई आपको घर से बाहर निकाल देगा, कोई आपको जायदाद से बेदखल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. स्टार्ट सेइंग नो. ये मैंने बहुत सालों में प्रैक्टिस किया, बट आई डिड इट. हम लोग कई सारी चीज़ें पहले ही सोचने लगते हैं ना, अगर यार मना करेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, हमेशा दूसरों को प्लीज करने में ही रह जाते हैं. नहीं करना. अगर प्लीज करना है तो आइसक्रीम बेचो, उसी से खुश हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते सबसे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ निकलेगा. आप कितना ही बेस्ट दे लो, आप घर में पार्टी कर लो, आप पूजा रखवा लो, कुछ भी रखवा लो. मतलब सोचो, एक बाप ने अपनी बेटी की शादी में 10 लाख लगा दिया, और लोग जाते वक्त खाना अच्छा नहीं था. एक सेकंड लगा उन्हें बोलने में, है ना, ये अरेंजमेंट अच्छा नहीं था. आप उस जगह पे खड़े होके देखो, वो जो बाप जब से उसकी बेटी की शादी पक्की हुई है, या जब से वो शादी लायक हुई है, वो एक बाप ना एक टांग पे खड़ा है, एक पैर पे खड़े होके वो तैयारियां कर रहा है, पैसा जोड़ रहा है कि मेरी बेटी की शादी होगी, मैं ये करूंगा, मैं, और लोग एक बार में बोल जाते हैं. दैट मीन्स कि कोई भी खुश नहीं है ना. हर किसी को किसी ना किसी चीज में कमी नजर आएगी, क्योंकि हर इंसान ने जो लेंसेज लगाए हुए ना, वो जजमेंट के लेंसेज लगाए हुए. तो आपको क्या शौक चढ़ा है उनके जजमेंट पे खरा उतरने का? छोड़ो, रहने दो उनकी जजमेंट. सिंपल. सो लर्न टू से नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेल्फ लव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा, वरना एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा, जब आप अपने आप से, जो लोग अपने आप से सवाल करते हैं ना, मेरा वजूद क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में, उनका सेल्फ लव पार्ट बहुत मिसिंग है, बहुत ज़्यादा. तो कैसे जैसे आप कई सारी टेक्निक्स बताती है, मैनिफेस्टेशन, होपोनोपोनो से भी, और आप बताते हैं कि सेल्फ लव कैसे करना चाहिए. अगर फर्स्ट स्टेप कोई सेल्फ लव करना चाहता है, ठीक है, बहुत सारी वीडियोस है, सब चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम्पल देते हुए आप समझाइएगा कि कैसे मैं सेल्फ लव करना, कैसे खुद से स्टार्ट करूँ. खुद से में आप देखो, आप पहले बैठ के लिस्ट बनाओ. लिस्ट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको वापस से योगा स्टार्ट करनी है, आपको मेडिटेशन स्टार्ट करनी है, आपको मेकअप का कोर्स करना है, आपको म्यूजिक सीखना है, ठीक है, आपको वापस से पढ़ने जाना है. मैं कितने साल बाद आई वेंट बैक फॉर माई PhD डिग्री. मैंने कितने साल पहले मास्टर्स कंप्लीट किया था, एंड व्हेन आई गॉट द चांस PhD का, आई सेड व्हाई नॉट, एक और फेदर ऑन द कैप, व्हाई नॉट. मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, मैं दवाइयाँ नहीं दूंगी लोगों को, बट मेरे नाम के आगे डॉक्टर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई वाज लाइक कि, तो आई रिमेंबर मी एंड माई हस्बैंड वर सिटिंग टुगेदर, एंड वी वर लाइक कि यार, मतलब डॉक्टर लग जाएगा, कितना मजा आएगा ना, बिकॉज हमारी बेटी सोच के इतना अच्छा लगता है. हमने क्या उसको एग्जाम्पल दिया कि हमारी बेटी जब बताएगी ना कि व्हेन समवन विल आस्क दैट व्हाट इज योर पेरेंट्स नेम, एंड शी सेड डॉक्टर आद्या कुमार, लाइक आई फील प्राउड, एंड शी विल ऑल्सो फील प्राउड कि मेरे पेरेंट्स के नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है. तो आपको कोई डिग्री पे वापस जाना है, ठीक है, मैं हूं ना की तरह वापस जाके कोई डिग्री कंप्लीट करनी है, करो. वॉट एवर यू वॉन्ट, जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ. मेक अ लिस्ट, प्रायोरिटाइज कि ये करना है, एंड करो. वो कम्युनिटीज ज्वाइन करो जो आपकी हॉबीज की हैं, उन लोगों के बीच में जाना वापस से शुरू करो जहां आप जैसे लोग हैं. ठीक है, इट कैन बी कोई मेडिटेशन प्रोग्राम, इट कैन बी कोई योगा क्लास, इट कैन बी कोई म्यूजिकल. वो तो जब आप अपने जैसे लोगों से मिलते हो और आपको वो वाइब्रेशंस मिलती है, देन यू विल फील कि हाँ यार, लाइफ में वो वापस से चीजें आई हैं. वो आप करना शुरू करो, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना शुरू करो. ठीक है, आप फैमिली को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप फैमिली को मत इग्नोर करो, पार्टनर को भी इग्नोर मत करो, बट खुद को प्रायोरिटी पे रखो. तो ये आप कर सकते हो. यू डू everything whatever you want to do it for yourself. कभी छूट गया था कोई सपना तो आज कर लो. ठीक है,
लेट नहीं हुआ है, देर नहीं हुई है। अभी जैसे हम लोग रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं तो एक है ना, सबसे हस्बैंड वाइफ के बीच में एक ये चीज़ देखी जाती है कि एक स्टेगनेंट पॉइंट आता है जहाँ पे आपके रिश्ते में वो स्पार्क नहीं रहता जो से एक स्टार्टिंग में रहता है, ठीक है, घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा बातें करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसमें आप बोर हो जाते हो, क्या करना, रोज़ का वही ही है, जो भी चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। फिर आपसे जैसे बात होती है तो वो कहीं ना कहीं फिर एक फ्रस्ट्रेशन भी बन जाता है इंसान के अंदर, ठीक है, वो एक रिश्ता रिश्ते की तरह नहीं रहता, फिर बोरियत होने लगती है। कैसे इसको मेंटेन करके रखे, कैसे जो शुरुआत का जो प्यार था वो कैसे लाइफ टाइम तक, उसको लॉन्ग टर्म तक कैसे बना के रख सकते हैं। और मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी, अगर आप अपना कोई एग्जांपल देना चाहें, क्योंकि आप भी जैसे अमित सर के साथ आप काफ़ी टाइम तक रहे हैं, तो आपने अपनी लाइफ को कैसे मैनेज किया, वो स्पार्क अभी तक भी कैसे बना के रखा? वेरी ब्यूटिफुल थिंग, पर्सनल हो गया थोड़ा बट गुड दैट यू हैव आस्क्ड। सी इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ, शुरू से ही मैंने माना है। एक तो क्या होता है कि इसमें ना दो चीज़ है। पहला कि आप अपने सराउंडिंग्स में रिलेशनशिप कैसे देखते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन से अब तक आपकी जो सराउंडिंग्स रही हैं, ठीक है, आपने वो प्यार कैसा देखा, आपने अपने पेरेंट्स का प्यार कैसा देखा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने अगर उन्हें देखा है कि हाँ ये बड़े खुश हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और पापा आज भी कुछ ले आते हैं, वो तरीका थोड़ा अलग हो सकता है बट आपको समझ में आता है इसमें प्यार छुपा हुआ है कि मैं ये लाया हूं, चल बना ले, बिकॉज पता है वो मम्मा को बहुत पसंद है, समथिंग ऑन द अदर। सो वो आपकी जो एनवायरमेंट्स है ना, उनसे बहुत फर्क पड़ता है कि आपने रिश्तों की डेफिनेशन क्या बनाई है। आजकल के जो रिश्ते हैं वो डेफिनेशन बना रहे हैं सोशल मीडिया को देख के। हमने जो अपने रिश्तों की डेफिनेशन बनाई वो हमने अपने दादा दादी को देख के, ठीक है, पड़ोस में कोई बहुत खूबसूरत कपल था, एजिड कपल, हमने उनको देखा, ठीक है, या जो मिलेनियल से पहले के कपल्स हैं, और उन रिश्तों में क्या ना इमोशंस रहते थे और वो चार्म रहता था। मैं बात करूँ, करेक्ट, एक्चुअली वो चार्म रहता था, वो फीलिंग जो हम शेयर कर रहे थे ना कि किसी ने छू दिया तो उस टाइम का प्यार, वो प्यार अलग था, वो इमोशंस अलग थे, ठीक है। अभी क्या हो गया कि तो एक तो हमें ये समझना है कि हमने सराउंडिंग्स कैसे, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज होती है कि आपने जो रिलेशंस देखे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे असर छोड़ के जाते हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं बचपन से पेरेंट्स का हो या आसपास जो भी आपके, यस, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं होते हैं, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको लेके आप अपना रिलेशनशिप मेंटेन करते हो। एक तो तरीका वो होता है। अब क्योंकि मैंने वो देखा है तो मैंने अपने रिलेशनशिप में वो मेंटेन किया। मैंने अपने पापा को करते हुए देखा। देन सिमिलरली व्हेन आई गॉट मैरिड टू अमित, फिर मैंने वो जो था वो अपने इन लॉज के बीच में देखा। अमित ने वो अपने पेरेंट्स के अंदर देखा है, राइट। कि मैं आज भी ये बात बोलती हूँ कि अमित मुझे एग्जैक्टली एज अ पार्टनर वैसे रखते हैं जैसे मेरे फादर इन लॉ मेरी मदर इन लॉ को रखते थे, एग्जैक्टली सेम। यू नो द वे ऑफ रिस्पेक्ट, द लव, द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ओके मतलब मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया तो मान लिया, ठीक है। और प्यार की एक चीज़ वो बोल दे आज मेरा ये मन कर रहा है, वो मतलब हमने ऐसा भी देखा है कि शी वेंट टू डॉक्टर ने बोला ये तकलीफ है, ध्यान रखना, एंड शी सेइंग मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे फादर इन लॉ ने आइसक्रीम ला के दिया। एंड यू कैंट इमेजिन हॉस्पिटल में, बिकॉज हमें पता चला दैट मदर इन लॉ इज नॉट वेल, हम उनको देखने गए हॉस्पिटल में। जैसे ही पता चला हम जाके क्या देखते हैं, वो हॉस्पिटल के बेड पे बैठ के आइसक्रीम खा रही हूँ। किसने ला के दी? फादर इन लॉ ने, राइट। तो वो जो है ना कि ठीक है डॉक्टर ने जो बोल दिया ठीक है, आइसक्रीम खाने का मैं ला के देता हूँ। तो वो जो स्पार्क हमने देखा तो उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन बच्चों में जरूर आता है, जिन्होंने अपने फैमिली में अपने रिलेटिव्स में वो सब देखा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ इज़ कि हमें ये समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। मैं हमेशा इस चीज़ को बोलती हूँ कि जो रिलेशनशिप है ना, इट्स लाइक नर्चरिंग अ प्लांट, ठीक है। आप प्लांट को क्या करते हो, जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट सनलाइट है तो आप सनलाइट में रखोगे, उसकी रिक्वायरमेंट शेड है तो आप शेड रखोगे, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा पानी है तो आप ज्यादा पानी रखोगे, उसकी रिक्वायरमेंट कम पानी है तो आप कम पानी दोगे, एंड यू कीप ऑन नर्चरिंग दैट प्लांट। आप 5 दिन अपने प्लांट से बात मत करो और पानी मत दो, मुरझा जाएगा। बिल्कुल 10 दिन बिल्कुल छोड़ दो, इग्नोर कर दो, वो मुरझा जाएगा। सिमिलरली गोज विथ रिलेशनशिप इट्स अ लाइफ लॉन्ग नर्चरिंग प्लांट, इट्स लाइक दैट। ये सिर्फ ये नहीं है कि आज शादी हुई और 10 साल हो गए उसके बाद खत्म कर दिया, नहीं, एफर्ट लड़ाना पड़ेगा। एफर्ट्स डालना रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, हम दोस्ती में आज भी रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते हैं, हाँ। व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप हम आज भी डालते हैं एफर्ट्स। कैसे डालते हैं हम एफर्ट्स?
तो हम अपनी दोस्ती में एफर्ट्स कैसे डालते हैं? हम रिमाइंडर लगा के रखते हैं कि उसका बर्थडे आने वाला है, हम पहले से रेडी होते हैं कि उसके बर्थडे पे क्या करना है, उसको एनिवर्सरी गिफ्ट करना है, तो पे कुछ गिफ्ट करना है, या उसके साथ बाहर जाना है, ठीक है, या कुछ झगड़ा हो गया तो आई लव यू, सॉरी, थैंक यू, कुछ तो बोलना है. वी स्टिल डू दैट. अच्छा, दोस्त हमारा 15 साल पुराना है, छोड़ दो. यू मेक एन एफर्ट टू मेक दैट फ्रेंडशिप वर्क स्टिल टुडे. यू हैव टू मेक एफर्ट्स एज वेल इन द रिलेशनशिप टू मेक वर्क एंड हैव दैट स्पार्क. वो करना पड़ेगा. तो जो वो होता है ना कि शादी से पहले फ्लावर्स ला के दिए, शादी के बाद भी ला दो ना. शादी से पहले डेट पे जाते थे, शादी के बाद भी चले जाओ. जो एफर्ट्स पहले लगाते थे वो हम लोग टाइम आते आते वो हम लोग बंद कर देते हैं. बिकॉज ना एक तो क्या होता है कि एक तो वो थॉट आना, अब कहाँ जाएगा, अब कहाँ जाएगी, है ना, अब कहाँ जाएगी, मेरी तो है, यही तो है, कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा. इट्स नॉट लाइक दैट. तो वो जो एफर्ट है, यू नो, कॉन्शियस एफर्ट रिलेशनशिप में वो करना पड़ता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो रूल्स भी फॉलो करते हैं. तो देयर इज अ बुक कॉल्ड, एक गॉटमैन की किताब है रिलेशनशिप पे. सो गॉटमैन इज वन ऑफ द अमेरिकन फिलोसफर जिन्होंने ऑलमोस्ट 190-200 रिसर्च पेपर्स लिखे हैं ऑन रिलेशनशिप. और उनके लिए कहा जाता है कि 95% जो उनके वो होते हैं, प्रेडिक्शंस होते हैं केसेस को लेकर रिलेशनशिप में, वो सक्सेसफुल होते हैं. मतलब 95% रिलेशनशिप के जो उनके प्रेडिक्शंस होते हैं वो ट्रू होते हैं. 95% उनके लिए कहा जाता है. तो वो बहुत सारी ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा बुक्स उन्होंने लिखी है और को ऑथर रहे हैं. उन्होंने बोला है, तो उन्होंने बहुत सारे रूल्स बताए हैं उसमें से. तो इसी तरह बहुत सारे रूल, जैसे 333 करके एक रूल है रिलेशनशिप में, 777 करके एक रूल है रिलेशनशिप में. तो जैसे फॉर एग्जांपल 777 अगर हम बात करें और आपको वो स्पार्क मेंटेन करना है, अब क्योंकि वीकडेज में टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि आप बिजी हैं, आप भी बिजी हैं, आपका पार्टनर भी बिजी है, एंड यू रियली वांट टू मेक दैट स्पार्क, तो आप वो 777 का रूल अपना लो. 777 का रूल क्या बोलता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरी 7th डे गो ऑन अ डिनर डेट. ओके, एवरी 7th वीक गो ऑन अ नाइट आउट हॉलीडे. मतलब नाइट आउट करके आओ. तो एक तो डिनर वाला हो गया, लंच, या वो फर्स्ट 7th डे पे. एवरी 7th डे हैव अ डिनर और लंच टुगेदर. एवरी 7th वीक गो फॉर अ नाइट आउट. ठीक है, जो भी आपका मन करता है, आपको मूवी देखनी है, आपको ये करना है, वो करना है, रात में कहीं रुकना है और सुबह वापस आ जाना है, कर सकते हो. एंड एवरी 7th मंथ गो ऑन अ हॉलीडे, जस्ट 2 of you टुगेदर. नो पेरेंट्स, नो बच्चे, कोई भी साथ में नहीं. तो ये एक रूल आप बना सकते हो. और जो आपने कहा अभी 333, उसका क्या रूल है? उसमें वो इट्स गोज ऑन मेजरली ऑन रिलेशनशिप. जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप में आपको अगर जाना है तो आपको कमिटमेंट देनी है, नहीं देनी है, इसके लिए क्या करें. दैट इज 333. 333 का मतलब है कि 3 months तक अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, डोंट गो फॉर द इंटीमेसी. जस्ट अंडरस्टैंड योर पार्टनर. जस्ट टाइम अपने उनके साथ बताओ. 3 months से पहले कुछ नहीं. 3 month हो गया, देन उसके बाद आपको फिर कैसे कैसे करना है. तो 3 days का होता है कि 3 days तक आपको सिर्फ बात करनी है. आप ये मत सोचो कि आज ही मिले और वो जो 1 night stand हो गया और लेफ्ट राइट स्वाइप राइट हो गया. डोंट डू दैट. ठीक है, तो 3-3 का प्रिंसिपल आप बना सकते हो कि आपने 3rd डे तक आपको ये करना है, ये नहीं करना है. देन 3rd वीक तक आपको ये करना है, ये नहीं करना है. एंड देन 3rd मंथ तक आपको ये करना है और ये नहीं करना है. तो ये अलग अलग रूल्स लोग फॉलो करते हैं. तो आप व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, शादी वाला और शादी के बाद अगर स्पार्क चला गया तो आप ये 7-7 वाला रूल फॉलो कर सकते हो. आप वीकेंड्स का प्लान बना सकते हो. सिट टुगेदर, कम्युनिकेट करो कि क्या चाहिए, एंड देन मेक अ प्लान कि हम जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, उसकी प्लानिंग करो. ठीक है, टाइम निकालो एंड गिव दैट अनडिवाइडेड अटेंशन. इट कैन बी 10 minutes एवरी डे. मतलब आप ये रूल बना लो कि घर आने के बाद, खाना खाने के बाद, only 10 minutes sit with your partner. It's not difficult ना, by the way. 10 मिनट तक फोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टीवी सब साइड में रख के अगर आप सिर्फ आंखों में आंखें डाल के अपने पार्टनर से बात करो, बिलीव यू मी, 10 minutes आर मोर देन इनफ. लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका पार्टनर भी सपोर्टिव हो. कई लोगों के लिए उनका पार्टनर इतना सपोर्टिव नहीं होता है कि ठीक है भाई, सुबह से शाम तक के लिए तुमको ये करना है. मतलब एक जो कैजुअल लाइफ चल रही है ना, उसी को ही डेली रूटीन में उन्होंने वही ही करते आ रहे हैं. फिर बोरियत तो होती है. तो इसमें कहीं ना कहीं एक पार्टनर का भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है. एग्जैक्टली. देखो, एफर्ट्स भी दोनों को मारने पड़ेंगे. मैंने कहा ही नहीं कि एफर्ट एक का होगा. एफर्ट्स भी शादीशुदा रिलेशनशिप में वो स्पार्क जगाने के लिए वो एफर्ट्स भी दोनों का ही होगा. सिमिलरली जैसे आपने बोला कि पार्टनर अगर सपोर्टिव नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो भी, उसका भी ना एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं दैट रिलेशनशिप में
when it comes to emotions and emotional needs, you need to understand that emotional need. So I always talk about the book called Men Are From Mars and Women Are From Venus. This is a book, you know. तो इसमें एक बहुत अच्छी बात ऑथर ने क्या बोली है कि जो वायरिंग है ना मेल और फीमेल की, वो बहुत अलग है, राइट, बहुत अलग है. आपने अच्छा अब एक्सेप्ट कर लो कि अलग है, ठीक है, हस्बैंड्स ऐसे होते हैं, ओके, उनका नेचर है, और वाइफ्स ऐसी होती हैं. पहला तो ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, इस चीज को समझना कि अगर वाइफ जो है वो इमोशनल नीड मांगती है, हस्बैंड का इमोशन पता नहीं कहाँ है. अब उसमें उसकी गलती नहीं है, आई ऑलवेज से दिस, उसकी गलती नहीं है भाई, उसको बड़ा किया गया है ये बोलकर कि लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कों को जॉब करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. तभी तो जेंजी भाग रहा है आज की तारीख में इतना कि वो करियर के पीछे भाग रहा है ना, वो भाग ही नहीं रहा रिलेशनशिप के पीछे. उसे पता है मेरी फ्रीडम गई, उसे पता है लाइफ लॉन्ग मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, मुझे बिठा के खिलाना है. अगर एक बार वाइफ ने बोल दिया कि आई डोंट वांट टू वर्क, एक बार बस बोल दिया कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, मुझे घर संभालना है, क्या करेगा वो? भागते हैं, इसीलिए भाग रहे हैं. तो हमें क्या वो एक चीज समझनी है ना कि वो इमोशनल जो नीड्स हैं, दोज इमोशनल नीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब वाइफ को क्या चाहिए, तो जो ट्रेट्स हैं, दैट बुक इज मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, उसमें अलग अलग ट्रेट्स बताए हुए हैं. अब फीमेल का क्या है, उसे इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, मेल इमोशन से भागते हैं, राइट, ठीक है. जब गुस्सा हुआ, झगड़ा हुआ, वाइफ को डिस्कशन करना है, उन्हें गुफा में जाना है, ठीक है. दे वांट टू सिट अलोन, पूरा दरवाजा कि भाई मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं अपने आप बाहर आ जाऊंगा. दे डोंट वांट टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम. फीमेल वांट्स टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, राइट. उन्हें फीमेल्स को सिर्फ सुन लो, सोल्यूशन नहीं चाहिए, राइट. उन्हें सिर्फ एक खुला हुआ कान चाहिए, अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए. वो ज्ञान मत देना, मुझे सुन लो बस, राइट. तो सुन लीजिए ना, फिर आप उनको सोल्यूशन मत दीजिए. जो मेल है वो प्रॉब्लम सॉल्वर है. उसकी जो परवरिश हुई है बचपन से, उसे बनाया ही ऐसा गया है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुझे निकालना है लाइफ में. स्टक मत हो, लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है. तेरे को वो आर्ट आना चाहिए कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन. अब वो सोल्यूशन मेकर है, वो अपनी वाइफ की बात सुन ही नहीं रहा क्योंकि वो उससे पहले सोल्यूशन लिए बैठा है अंदर. वाइफ बोल रही है मुझे सोल्यूशन चाहिए नहीं, मेरे को सुन लो, सिर्फ बैठ के आराम से, मुझे सिर्फ सुन लो ध्यान से. तो समटाइम्स ये चीज हो जाती है. तो हमारी जो वो इमोशनल, मैंने बोला ना, दैट इमोशनल नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, इफ योर पार्टनर इज नॉट सपोर्टिव, अब आई डोंट नो कितनों के लिए पॉसिबल है, कितनों के लिए नहीं है, सिट विद योर पार्टनर, ठीक है. मेक अ लिस्ट ऑफ इमोशंस. हमारे अंदर 7 इमोशंस होते हैं, 7 चक्रास हैं, 7 इमोशंस होते हैं. आप उन 7 इमोशंस की लिस्ट बनाओ, ठीक है. नाउ सिट टुगेदर एंड सी दोज लिस्ट, एक दूसरे की लिस्ट देखो और देखो कि किसका कौन सा इमोशन कहां पर है. एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ है, लिस्ट बना ली 7 इमोशंस की. अब उस इमोशंस में लव है, ग्रोथ है, नथिंग है, ठीक है, और सक्सेस है, जो कुछ भी है, ये इमोशंस है. आपके जो आपने 7 इमोशंस की लिस्ट बनाई, उसमें आपका जो इमोशन टॉप पर है वो है लव, राइट. आपके पार्टनर का टॉप इमोशन इज ग्रोथ. क्या करोगे? हाँ, अब हम वही तो करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं तुम भी लव करो क्योंकि मेरा वो इमोशन लव पे है. उसका नहीं है, यही समझना है पार्टनर्स को. पार्टनर का फर्स्ट इमोशन कैन बी और सेकंड इमोशन कैन बी नथिंग. देयर आर, नहीं करना उन्हें कुछ. तो आप अपने पार्टनर के पीछे क्यों पड़े हो? लाइफ में कुछ कर, आगे बढ़, जॉब क्यों नहीं करती, देख उसकी वाइफ कितनी सुंदर है, वो वर्किंग भी है, वो हाउसवाइफ भी है, वो सब कुछ बैलेंस करके संभाल रही है. उसको नहीं करना, राइट. वो अपने आप में कंप्लीट फील करती है. शी वांट टू सिट एट होम, टेक केयर ऑफ द हाउस, टेक केयर ऑफ द हस्बैंड, वांट्स टू टेक केयर ऑफ द किड्स एंड डू नथिंग. नहीं करना उसका नथिंग का इमोशन टॉप मोस्ट है. You getting it what I'm saying? That is very important. अब हस्बैंड का नथिंग हो ही नहीं सकता ना कि भाई मेरे पुरखों की जायदाद मुझे नहीं मिली, मुझे खुद कमाना है, मुझे 1-1 रुपया जोड़ना है, मुझे घर बनाना है, मुझे किराए पे नहीं रहना, ठीक है, मुझे रेंटेड हाउस में नहीं रहना, मुझे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, मुझे तुम्हें अच्छी लाइफ देनी है. तो मेरा वो नथिंग वाला इमोशन है ही नहीं बॉस. वाइफ का इमोशन कैन बी नथिंग, ठीक है. आपका इमोशन है कि कि आपको कोई कुछ बैलेंस चाहिए, इमोशनल बैलेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए. उनका वो नहीं है, उनका सक्सेस है. सेकंड नंबर पे आपका कुछ और है, उनका कुछ और है. अब जब आप बैठ गए तो पहला तो आपको ये समझ में आ गया कि ओके, मेरे पार्टनर का जो पहले 3 इमोशंस है वो अलग है और मेरे पहले 3 जो इमोशंस है वो बिल्कुल अलग है. नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज सिट टुगेदर, कम्युनिकेट एंड डिस्कस कि इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपका
लव है और आपके पार्टनर का ग्रोथ है. नाउ द पर्सन विल कम एट होम आफ्टर द वर्क. व्हाट यू हैव टू डू इज, कैसा रहा दिन, है ना, अच्छा कैसा रहा, मतलब प्रोजेक्ट कैसा रहा, और यू वर वेरी एक्साइटेड कि आज प्रेजेंटेशन है, हाउ वाज योर प्रेजेंटेशन, दिया 5 मिनट 10 मिनट साथ में दिया. नाउ व्हाट हस्बैंड हैज टू डू इज, हाउ वाज योर डे, क्या किया, तुम कब से पार्लर नहीं गई हो, अच्छा ठीक है कल अपॉइंटमेंट ले लेना, कल मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है, अच्छा क्या किया, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया क्या, अच्छा कौन सी पिक्चर रिलीज हुई, एनीथिंग. या एक कॉन्वर्सेशन आपने छेड़ दी, तुझे पता है जब हम कॉलेज में थे तो कैसे जाते थे, and that sensation will go, will flow in the female body कि यार मतलब the moment आप उसको उसमें ले गए ना, यार तेरे को याद है हम कैसे पिक्चर बाइक पे बैठ के देखने जाते थे, you remember, that is love emotion for the female. तो वो दोनों को जब आपको पता चल गया कि दोनों की नीड्स अलग है, then you will work on that. तो पहले तो हमें पता ही नहीं होता ना कि हमारी नीड क्या और सामने वाले की नीड क्या है, और वो सामने वाले की और मेरी नीड कभी सेम नहीं हो सकती. there will be very few couples जिनकी वो जो नीड है वो अलग होगी. लाइक अब आपसे बात करके कितनी चीजों की अवेयरनेस आ रही है कि मतलब हाँ यार ये भी एक तरीका है कि कैसे हम लोग अपनी जो मुझे चाहिए उसकी पहले मैं एक लिस्ट बनाऊं और जो उसको चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाऊं, देन हम लोग एक मिडिल वे निकालते हैं कि भाई मिडिल बीच का रास्ता क्या है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं. यस एब्सोल्युटली, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट उसपे जजमेंटल मत जाओ कि तुम्हारी भी पहली नीड यही होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती. बट उसका बीच का रास्ता निकाल के हम काम कर सकते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू मी एंड माय हस्बैंड रिलेशनशिप, दिस इज द थिंग. बट गुड पार्ट इज, जैसे मैंने बोला, देयर आर वेरी फ्यू कपल्स जिनके जो फर्स्ट 3 इमोशंस है वो ऑलमोस्ट सेम है. हमारे ऑलमोस्ट सेम है. हम दोनों वर्कहॉलिक हैं, हमें दोनों को काम करना है, ग्रोथ चाहिए, दोनों को प्यार चाहिए, दोनों हम हम अगर हफ्ते में इतने दिन काम करते हैं तो हम फिर इतने दिन का हमारा कैलेंडर खाली होता है. देयर आर फ्यू डेज जो हमारा कैलेंडर हम कुछ भी बुक नहीं करेंगे, दिस इज फिक्स. कुछ हो जाए चाहे कोई, मतलब अपने लिए टाइम हाँ, अगर मतलब आज अगर प्राइम मिनिस्टर भी बोलेंगे कि वी आर रेडी टू कम ऑन योर चैनल, ठीक है, वील बी वेरी हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड दैट प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट, बट हम वो कैलेंडर में से डेट नहीं देंगे. वी आर वेरी क्लियर, ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू वर्क, तो फिर आप रात के 9 बजे, सुबह के 11 बजे, जो मर्जी बजे, ठीक है, देन वी कीप ऑन वर्किंग, ठीक है. हम जब बैठते हैं तो हम बात करते हैं, हम डिनर्स पे जाते हैं, हम मूवी भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं. ऑल द मूवी वगैरह कम हो पाता है बिकॉज वी हैव अ टॉडलर, बट वो 10 मिनट की अनडिवाइडेड अटेंशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट जो हमारे केस में वर्क करती है, शायद बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं आज इसको देख रहे हैं उनके लिए भी वर्क करे, दैट इज वॉक द टॉक. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. जब दिन भर के आप थके हारे आए हो, आपने खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, नाउ गो फॉर अ 15 minutes वॉक एंड हाफ एन आवर वॉक. ट्रस्ट मी, इस वॉक पे जो कॉन्वर्सेशन आपकी पार्टनर के साथ होती है, दैट्स ऑन द अदर मून ऑल टुगेदर. आपके पास फोन नहीं है, आपके पास कोई ऑफिस का फोन नहीं आ रहा, आपके पास पेरेंट्स नहीं है, बच्चे नहीं है, वो जो हाफ एन आवर की जो वॉक होती है ना, उसमें जो कॉन्वर्सेशन आपके पार्टनर के साथ होती है, दैट्स ऑन डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. द मोस्ट ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन व्हेन मी एंड माई हस्बैंड हैव, दैट इज ऑन वॉक द टॉक. जब हम आधे घंटे के लिए वॉक करने जाते हैं, उसमें हर चीज का टॉपिक आप लोग डिस्कस करते होंगे, राइट? किससे मिले, क्या किया, क्या बात अच्छी लगी, आज क्या नया सीखा, अच्छा क्या नया करे जो हमें ऐसा करे, ऐसे करे, हम क्या ग्रोथ की तरफ जाए, या क्या स्कूल होगा आने वाले टाइम में हमारे बच्चे का, मतलब कुछ भी नॉनसेंस. वी ऑल्सो टॉक ऑन दिस वॉक एंड टॉक. मतलब कई बार तो हम ऐसे बोलते थे कि अच्छा ये फिर लगता है कुछ ज्यादा हो गया, पर ठीक है कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ, यूनिवर्स में सब कुछ है, हो जाएगा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ये नीड्स की लिस्ट बना सकते हो अपने पार्टनर के साथ, आप वॉक द टॉक कर सकते हो. और आप अगर कुछ नहीं कर सकते, रोज के सिर्फ 10 minutes अनडिवाइडेड अटेंशन टू योर पार्टनर, 10 मिनट आंखों में आंखें डाल के सिर्फ बात करनी है, सॉर्टेड. सिर्फ 10 मिनट, आप अपनी जिंदगी के 10 मिनट निकालो डेली, योर रिलेशनशिप विल बी सॉर्टेड. एंड देन नो कंप्लेन इन उस 10 मिनट में कंप्लेन नहीं करनी, सिर्फ बात करनी है. उस 10 मिनट को ऐसे मत भर दो कि आपके पापा ने मुझे ये बोला, आपकी बहन ने मुझे ये बोला, आपके भाई ने मुझे ये बोला, और आज ऐसा हुआ, मेड नहीं आई, खाना नहीं बना, घर गंदा पड़ा हुआ है. डोंट डू दैट. उसमें सिर्फ आप और आपका पार्टनर है, राइट? इसे कहते हैं ना कि एक्चुअल में आपने ना रिलेशनशिप को गहराई से पढ़ा है, आपने अपनी एक्सपीरियंस से उस चीज़ को समझा है. एंड मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये चीज़ें जानना कि यार रिलेशनशिप में ये भी एक एस्पेक्ट, मतलब ये भी एक इंसाइट हो सकता है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता है इस बारे में. एंड बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जेंजी आपको इसीलिए बहुत पसंद करती है, आपकी चीज़ों को बहुत एडमायर करते हैं. थैंक यू. तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं 90s लव की. तो जैसे पहले का जो प्यार होता था, पहले के जो इमोशंस होते थे ना, राइट, कि आपका कोई क्रश है तो आप ट्यूशन के बाहर उसका वेट करो, वो 90s वाला प्यार, ठीक है.
और जो आपका क्रश है, ठीक है, उससे हम डायरेक्ट ये सोचते थे कि यार इससे तो शादी करनी है और कोई दूसरा वो नहीं रहता था दिमाग में कि इसके साथ टाइम पास करना है, इसके साथ सिर्फ सेक्सुअली हम लोगों को होना है, ऐसा कुछ नहीं रहता था। अब अगर हम लोग आज की बात करें, आज की जनरेशन, आज की जेंजी क्या करती है, उसको आज के रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डालने, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, उसको मतलब उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको बस ये चाहिए टाइम पास हो और जो एफर्टलेस हो एकदम। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारा वो वाला मिलीनियल्स वाला टाइम था, जो हमारा वो एरा था, आज की जनरेशन के लिए क्या आज वो जो कर रही है ये ठीक है? इस कल्चर को आप एक्सेप्ट करते हैं कि आज के लोगों के लिए ठीक है, उनके हिसाब से, उनकी मेंटालिटी के हिसाब से ये ठीक है जो हो रहा है? ठीक है या नहीं ठीक है, ये तो जो कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। बट सी, इन लोगों को क्या, जेंजी को बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है ना समझनी, कि वॉट एवर दे आर डूइंग इट्स नॉट इन लॉन्ग टर्म नहीं है बॉस, इट्स वेरी टेम्पररी। अगर आप एक सिचुएशनशिप में जी रहे हो, सिचुएशनशिप का मतलब है आपने ना उसको रिलेशनशिप का नाम दिया है ना फ्रेंडशिप है, तो वो फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप के जो बीच की सिचुएशन है, इसमें एक टर्म और यूज करते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, करेक्ट है ना? तो ये जो आप कर रहे हो ना, ये आज के लिए ठीक है, शायद अगले 6 महीने के लिए ठीक है, 1 साल के लिए ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको वो भूख नजर आएगी कमिटमेंट की, और आपका पार्टनर आपको नहीं देगा। करेक्ट? और ये होगा बिकॉज ऐसे आप खुद सोचो ना, मतलब लॉजिकली ऐसे कब तक चलेगा? आपने कोई कमिटमेंट नहीं रखी, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तू तेरा देख मैं मेरा देखूं, बट हम खाएंगे साथ, घूमेंगे साथ, पिक्चरें साथ देखेंगे, रहेंगे साथ, हम लिव इन में भी रह लेंगे फॉर लाइक एग्जाम्पल, बट हम और कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, तो ये कब तक चलेगा? क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपकी भी एक्सपेक्टेशंस चेंज होंगी, एज अ मेल ऑल्सो, एज अ फीमेल ऑल्सो, ठीक है? और अगर सामने वाले ने पल्ला झाड़ लिया, देन हाउ विल यू फील? और ये ऐसा कब तक? अब देखो बहुत सारे लोग हैं जेंजीज की, हमें ऐसे ही रहना है, वो बोल पा रहे हैं बट वो समझ नहीं पा रहे। जैसे आपने बोला ना शुरू में कि पार्टनर की नीड होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रख लेंगे, आपको नर्चर कर देंगे, बट एक तो होता है कि पेरेंट्स भी कब तक हैं, और ये खैर पेरेंट्स के साथ क्यों, फिर हम भी कब तक है ये नहीं पता, बट आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एक पार्टनर की जरूरत होती है, जहाँ आप अपने दिल की बात, अपनी पसंद नापसंद, प्लस आपकी इमोशनल फिजिकल नीड्स भी हैं, उसके लिए पार्टनर आपको चाहिए। अब यहाँ क्या है कि वो जो नीड्स हैं, तो इमोशनल तो कुछ रह ही नहीं गया, बाकी नीड्स जो है वो पूरी हो रही हैं, बिकॉज सोशल मीडिया ने उन चीज़ों को इतना खराब कर दिया जिसकी कोई हद नहीं। अब हुआ क्या कि जैसे आपने बोला कि हमारा जो वो 90s का क्रश था ना, वो एक अलग चीज़ थी। अब उसमें क्या था, हम ट्यूशन्स जाते थे तो वहाँ हमें हमारा प्यार मिलता था या क्रश मिलता था। आपको याद है हमारे पेरेंट्स बहुत पीछे पड़ते थे, शादी में चल, शादी में चल, शादी में चल, और उनका एजेंडा बहुत क्लियर होता था कि किसी से तो मिलवाना है। बिल्कुल। तो शादी यूज टू बी गैदरिंग जहाँ पे आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो, ठीक है? आप वर्क प्लेस पे जाते थे, वहाँ अपने पार्टनर से मिलते थे, हम ये सब करते थे। अब क्या हो गया, तो वहाँ पे हमें एक ऐसा इंसान मिलता था जो लगता था कहीं हमारे जैसा है, या वो सोलमेट है, हमारी लाइकिंग है, या उसने हमारी तरफ मुड़ के देख लिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम वही देख के बड़े हुए, तो मैंने कहा ना, हमारी सराउंडिंग्स में जो हमने देखा वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह गया इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। आज की जनरेशन क्या देख रही है सराउंडिंग्स में, तो उसके भी थॉट में वही है। तो आज वो क्या देख रही है, आज वो सोशल मीडिया देख रही है, आज वो इतने सारे क्या बोलते हैं उनको, वेबसाइट्स, सॉरी एप्स देख रही है, जिसपे लेफ्ट और राइट स्वाइप होता है, वन नाइट स्टैंड होता है, फिर तुम अपने घर जाओ मैं अपने घर जाऊं। जब वो देख ही ये रहे हैं, ठीक है, अच्छा एक अच्छा भला इंसान भी है, वो अपने दोस्तों में यही देख रहा है, मजे ले रहा है जिंदगी के, असली मजे तो यही ले रहा है। जब दोस्त कई बार बैठते हैं ना, किसी एक दोस्त की बात करते हैं कि असली मजे तो यही ले रहा है जिंदगी के यार, और घर में किसी को पता भी नहीं है, ठीक है? हर महीने बाद इसका जो पार्टनर है वो चेंज हो जाता है, फिर आपको भी लगता है कि यार ये तो सही चीज है, करके देखी जाए, एंड पीपल आर डूइंग इट। तो समवेयर एक तो उन्होंने अपनी सराउंडिंग्स में ये देखा है, ऑप्शन ज्यादा हो गए ना, पहले ऑप्शन नहीं था, और जो ऑप्शन था ना, हमने उसे ही परम पिता परमेश्वर मान लिया था। मतलब हमारी जब शादी हुई है, जब हमने अपने फैमिली में शादी देखी, तो हमने अपने दादा दादी से, या कैसे कि जिससे शादी हुई है अब यही है, बस इसी से निभानी है, इसी के साथ रहना है, लड़ो मरो गुस्सा करो कुछ भी करो। तो नहीं, ये बैठ गई है डेफिनेशन प्यार की कि जिस इंसान से आपने शादी करी, जिसके साथ आपका रिलेशन है, अब वही आपके लिए सब कुछ है। डिसएग्रीमेंट्स होंगे, ठीक करो, फाइट्स होंगी, ठीक करो, बट रहना इसी के साथ है। आजकल नहीं है ना, ऑप्शंस इतने हो गए, ठीक है? अभी मैं कल परसों एक पॉडकास्ट में गई थी, आई वाज शेयरिंग कि वो आई डोंट नो कहाँ से वो अचानक से आया कि आजकल वो वाला थॉट हो गया ना, इश्क मूवी में बोला ना कि बस मूवी ट्रेन, बस ट्रेन छोकरी, एक गई दूसरी आ गई, तो वो थॉट से चल रहे हैं ना हम, कि पता है ऑप्शंस बहुत हैं,
और उसके साथ आप वो नहीं देख रहे। अब जेनजी का क्या हो गया, हमारे टाइम में जो क्रश था या हमारे टाइम में जो डेफिनेशन थी शादी की वो अलग थी। एक कंपेनियनशिप होगी, एक कमिटमेंट होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर की लेंगे। बराबर की थोड़े टाइम बाद आई, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर मेल लेते थे एंड फीमेल यूज टू टेक केयर ऑफ द हाउस। एक टाइम जब निकला तो एक जनरेशन आई कि अब हम साथ में मिलके मैनेज करेंगे, तो वो हुई। आज की जो जनरेशन है वो कमिटमेंट के लिए तैयार ही नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं है। दे आर सो मच, एक तो उनका मॉडर्न लाइफस्टाइल बहुत अलग हो गया एंड दे आर सो मच इनटू करियर मेकिंग कि उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है। अब उन्हें क्या लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये लाइफ लॉन्ग है, मुझे लाइफ लॉन्ग किसी को पालना है। और वो गलत समवेयर, अगर आप उनको देखो वो गलत नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि ये शादी से डर रहा है। हाँ। बहुत सारे काउंसलिंग आती है हमारे पास या डीएम्स आते हैं कि ये शादी से डर रहा है, शादी के लिए हाँ नहीं बोल रहा क्योंकि इसको लगता है ये सेटल नहीं है। वो सही में डर रहा है, सही में फटी पड़ी है उसकी, क्योंकि वो सेटल नहीं है। उसे पता है ना कि जैसे ही शादी होगी अब मुझे इसके भी खर्चे उठाने हैं, कपड़ों का भी देखना है, फाइनेंस कहीं ना कहीं बाउंड हो जाएगा कि अब मुझे इसके अलावा कहीं और नहीं जाना है, मेरी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, फ्रीडम खत्म हो जाएगी। तो ये जो डर है ना आजकल के जेनजीज को, ये बहुत ज्यादा वो है। अभी आई रिसेंटली गॉट वन ऑफ द काउंसलिंग जिसमें जेनजी एज का लड़का है, शादी भी हो गई और अच्छी लड़की से शादी हुई। तो ही केम टू मी कि मेरी शादी हो गई, 1 साल मेरी शादी का हो गया और जेनजी वाला थॉट है, बट सम पेरेंट्स के फोर्स में आके कर ली। अब जेनजीज कुछ तो नहीं कर रहे हैं बट कुछ तो हैं जो पेरेंट्स की बात मान रहे हैं, पेरेंट्स के फोर्स में आके शादी कर ली। नाउ व्हाट ही सेइंग इज 1 साल हो गया मेरी शादी को, मुझे नहीं लगता है चलेगी। वाई? बिकॉज जैसे आपने बोला वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक्सेप्टेंस ही नहीं आई। व्हाट ही सेइंग इज, तो जब कॉन्वर्सेशन करी तो क्या समझ में आया, ही सेड कि कैसे है मेरे दोस्त, मतलब शादी हो गई तो मिलना कम कर दिया होगा ना बॉस, अब आपकी प्रायोरिटी चेंज है। कैसे है मेरे दोस्त, मतलब उनकी शादी हो गई है ना तो अब वो अपनी वाइफ के बर्थडे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, देना पड़ेगा, ठीक है। उसके वाइफ के भाई का बर्थडे है तो वो उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं लेकिन वो मेरी पार्टी में नहीं आ रहा। बिल्कुल, प्रायोरिटीज चेंज हो गई ना, उसको वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आई अभी तक, इसलिए वो शादी में स्ट्रगल कर रहा है, आ ही नहीं रही। आप सोचो, मैंने उससे पूछा कि अच्छा ठीक है ओके, अब उसने फिर क्या किया, अच्छी चीज क्या करी कि क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था मेरा रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, तो उसने वो डिस्टेंस बनाने के लिए क्या किया कि उसकी वाइफ को एक कोर्स करना था अब्रॉड में, उसने उसको अब्रॉड भेज दिया ताकि मैं फ्रीडम रहूं यहाँ पे। मेरे दोस्त जब मेरे, तो डेफिनेशन इज मेरे दोस्तों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बदल गया शादी के बाद। शादी के बाद बदलाव आते हैं, जिस लाइफ में हम रह रहे हैं वो स्टैटिक लाइफ नहीं है, वो इवॉल्व होती है, हर दिन बदलती है, एक लाइफ साइकिल चल रहा है। तो जो इंसान है वो भी इवॉल्व होगा ना। आज आपका पार्टनर आपकी प्रायोरिटी है, कल आपकी प्रायोरिटीज आपके बच्चे भी होंगे, बट ही डोंट वांट टू चेंज। यू विल बी इन शॉक टू नो दिस कि उसने अपनी फैमिली में सिर्फ अपनी माँ के अलावा और किसी का नंबर अपनी वाइफ को नहीं दिया हुआ, और उसके फोन बुक में उसकी वाइफ के अलावा उसके फादर तक का नंबर नहीं है। इस तरह के जब लोग आके बात करते हैं तो आप क्या, तो आई टोल्ड हिम ओनली दैट प्लीज एक्सेप्ट दैट यू आर मैरिड नाउ, और आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। अच्छा, अब आप चाहते हो आपकी 2 बजे तक की फ्रीडम छूट गई, लेकिन ये 2 बजे तक आप कब तक बाहर रहोगे? आज कल 6 महीने 7 दिन 1 साल, कितना एक टाइम के बाद आपको वो चाहिए, वो ठहराव चाहिए लाइफ में। बिल्कुल, ये लाइफ लॉन्ग नहीं है। आज आपने इंपॉर्टेंस दे दी अपने दोस्त के बर्थडे को, ठीक है, कब तक? हो सकता है कल को दोस्त की इंपॉर्टेंस चेंज हो जाए, वो आपके साथ बर्थडे मनाने की बजाय अपने पार्टनर के साथ बर्थडे मनाए। तो आप किस जो फिक्स नहीं है, आप उसके पीछे आप अपनी लाइफ आज चेंज कर रहे हो। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि पहला तो ये भाग रहे हैं, जेनजीज भाग रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। दे आर मोर करियर ओरिएंटेड, ठीक है। उन्हें फैमिली नहीं चाहिए, उन्हें फ्रीडम नहीं चाहिए, उन्हें कोई ये नहीं चाहिए कि कब आ रहे हो, कब तक आओगे, राशन नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, ये कैसे होगा, रेंट के हाउस में कब तक रहेंगे, अपना घर कब होगा। दे लाइक हमें नहीं लेनी बॉस, हम हैंड टू माउथ वाले में जी लेंगे, और कोविड के बाद से तो वैसे ट्रैवलिंग और इन सब में बहुत ज़्यादा हो गया है। सो दे डोंट वांट टू बी कमिटेड एंड दे डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये है कि मैरिज में भी मैंने देखा है, पीपल आर वेरी क्लियर दीज डेज, चलेगी तो ठीक है वरना देख लेंगे। ऑप्शंस बहुत हो गए ना उनके पास, तो कहा ना कि ऑप्शंस बहुत हो गए। ये जो राइट लेफ्ट आया, एप्स आ गई, ठीक है, ये हो गए। और इन एप्स में भी सब कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, इनको नहीं समझ में आता, बट बहुत एक टाइम के बाद उनको चीज समझ में आती है कि सब बिगड़ गया। तो ये लॉन्ग टर्म नहीं है। आइदर यू आर इन सिचुएशनशिप और किसी भी रिलेशनशिप और फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, कमिटमेंट देना पड़ेगा। दिस इज फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप।
अमेजिंग। आप मैनिफेस्टेशन पे बहुत बात करते हैं। अगर मैं अब, क्योंकि बात चल रही है रिलेशनशिप की, अगर रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन को हम लोग इस टेक्निक को कैसे यूज़ कर सकते हैं? जो मेरे आसपास के लोग हैं, क्या मैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज़ कर सकती हूँ? अगर कर सकती हूँ तो कैसे? आप बात कर रहे हैं मैरिड रिलेशनशिप की? मैरिड हो गया, या फिर अगर अब जैसे कोई सिंगल है, अब उसके आसपास भी उसके रिश्ते उसके पेरेंट्स के साथ ठीक नहीं है, या सिबलिंग्स के साथ ठीक नहीं है, दोस्तों के साथ ठीक नहीं है, तो कैसे वो अपने रिलेशनशिप को कैसे बेटर कर सकता है? मैनिफेस्टेशन से पॉसिबल है, चाहे सिंगल हो चाहे आफ्टर मैरिज हो? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसमें दो चीजें आपने बोली। पहला कि मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है क्या, ठीक है। दूसरा आपने बोला कि अगर कोई किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहा है, या वो सिंगल है, या उसको नहीं समझ में आ रहा है, ये दो थोड़े सा अलग अलग चीजें हैं, बट मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है। अब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल पहले बात करते हैं जो पर्सन सिंगल है एंड दे वांट टू मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। मैं बोलती हूँ स्पेसिफिक को मत करो, बेस्ट को करो। जब भी आप अपना लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, डोंट से कि मुझे फलाने से ही शादी करनी है, मुझे यही चाहिए, मुझे इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। ऑलवेज कीप इन योर एफर्मेशंस कि मुझे बेस्ट चाहिए। भगवान से, यूनिवर्स से हमेशा बोलो जो मेरे लिए सही है वो मुझे दो। अब होता क्या है ना, हम इन सब चीजों में एडमिट होके ना, हम कई बार अपना बहुत बेस्ट होने वाला रोक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान ने मुझे 10 दरवाजे दिए, उन पे गिनती लिखी है 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरा ना लक्की नंबर फॉर एग्जाम्पल 6 है, मुझे जो अपना पार्टनर चाहिए वो 6ठे दरवाजे से ही चाहिए। भगवान कह रहा है बाकी के खोल के तो देख, इससे बेटर है। बट वो एडमिट है, मुझे तो 6th वाला ही खोलना है क्योंकि मेरा लकी है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, वट एवर। भगवान कह रहा है नहीं भाई, तो अगला दरवाजा खोल के देख, तेरे लिए बहुत बेस्ट चीज है। तो आपको नहीं पता आपके लिए बेस्ट क्या है, यूनिवर्स को पता है आपके लिए बेस्ट क्या है। तो जब भी बात हो पार्टनर मांगने की, स्पेसिफिक पे मत गौर करो, हमेशा बेस्ट मांगो जो आपके लिए बेस्ट है, राइट? अब वो दे रहा है कि यू वांट टू राइट योर स्टोरी, आई एम गिविंग यू दिस ब्यूटीफुल पेन। मैं अगर ठीक है, मैंने किसी पर्सन को अट्रैक्ट नहीं करना, लेकिन अगर मैं यूनिवर्स को ये बोल रही हूँ मुझे ये क्वालिटी मेरे पर्सन में चाहिए, तो ये मतलब मैं कर सकती हूँ? 100% काम करेगा। यस, आपको हमेशा क्वालिटीज ही अट्रैक्ट करनी चाहिए। ओके, स्पेसिफिक से ज्यादा आपको क्वालिटीज ही अट्रैक्ट करनी चाहिए कि ये क्वालिटी होगी। ही विल बी अ पर्सन जो वैल्यूएबल होगा, जो वैल्यूज को वैल्यू देता होगा, या फिर जो मेरे साथ रह के मुझे कंप्लीट करेगा, ठीक है। उसके वैल्यूज सेम होंगे, उसके ट्रेडिशंस होंगे, वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, फैमिली पर्सन होगा, ठीक है। तो वो जो क्वालिटीज है ना, अंडरस्टैंडिंग होगा, मैं जो बोलूंगी ना वो समझेगा मुझे, तो वो क्वालिटीज आप अट्रैक्ट करो, ठीक है। आप वो एडमिट मत हो जाओ कि आई गॉट मैनी डीएम्स, पता है, और उन डीएम्स में कि मुझे यही चाहिए, 6 महीने से ब्लॉक किया हुआ है लड़के ने, मुझे यही चाहिए। लिव इन में रहता है लेकिन शादी का प्रॉमिस नहीं कर रहा, मुझे यही चाहिए। लिव इन में रहता है, शादी कहीं और तय हो चुकी है, उसकी फलाना डेट में शादी है, बट मुझे यही चाहिए। वाई? भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब भगवान ना आपको दे रहे हैं एक बहुत खूबसूरत पेन दे रहे हैं कि जा इससे लिख अपनी ब्यूटीफुल स्टोरी, बट हमें क्या है, हमें तो अपनी ही पेन से लिखनी है। अब वो पेन चल नहीं रहा, उसकी निब टूटी हुई है, उसकी इंक खत्म हो गई, बट हमें उसी पेन से अपनी स्टोरी लिखनी है। इट्स नॉट लाइक दैट। एक बार ट्रस्ट करके देखो। तो पहला क्या है कि हम कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करो, पहला क्वालिटीज को, इमोशंस डालो अपने उस मैनिफेस्टेशन में, और हमेशा बेस्ट मैनिफेस्ट करो। इमोशंस कैसे डालें? जैसे फील करो, ओके, वॉट एवर इज हैपनिंग विद योर पार्टनर, फील इट। इफ यू आर गोइंग ऑन अ डेट, फील इट। नो, कैसा लगेगा, क्या पहना होगा, हाथ पकड़ लिया तो, या मेरी फेवरेट कॉफी ऑर्डर करी तो, हम कौन से कैफे में जाएंगे, ऑलरेडी इन माइंड। जैसे हम कहते हैं अपनी सपनों की दुनिया बना लो, अपनी सपनों की दुनिया बना। तो वो इमोशंस डालने उसमें बहुत जरूरी है। अगर इमोशंस नहीं है और आप सिर्फ सोचो, लेट्स से मुझे कार लानी है, तो इट्स आपका एक मैनिफेस्टेशन ड्रीम हो गया कि मुझे कार लानी है, बट वो इमोशन क्या होगा कि कार की चाबी मिली ना जिस दिन, मैं सबसे पहले अपनी माँ के हाथ में रखूंगा, एंड लेट्स सी, मुझे पता है उसकी आंख से झरझर झरझर आंसू बहेंगे। दैट्स एन इमोशन, ठीक है। मैं अपने फादर इन लॉ को या फादर को जाके सरप्राइज दूंगा उनकी फेवरेट गाड़ी गिफ्ट करके, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन कैसा होगा जब हम उन्हें करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिमेंबर कि हमने एक बार सोचा था कि बहुत पहले कि सो माई फादर इन लॉ हैड दिस थिंग विद स्कूटर, कुछ तो खराब हुआ उनका और वो गिर गए, उन्हें चोट भी लगी, कुछ तो समथिंग हैपन, बहुत पुराना हो गया था। तो मी एंड माई हस्बैंड डिसाइडेड कि चलो हम कुछ नया ला के देंगे, एंड वी रियली वॉन्ट टू सी दैट दोज एक्सप्रेशंस। तो हम वी वेंट टू आवर फादर इन लॉ, मैं गई अपने पास। अच्छा, मैं बहुत फ्रैंक हूँ अपने फादर इन लॉ के साथ। सो आई वाज लाइक, मैं गई नीचे और मैंने ना ऐसे ही नीचे से उनको आवाज़ दी, पापा नीचे आओ, एंड ही वाज लाइक कि हाँ क्या हुआ।
तो उन्हें लगा ये आ तो गई बट इतने चिल्ला क्यों रहे, नहीं पापा नीचे आओ आप जल्दी, तो वो जल्दी से नीचे आए एंड द मोमेंट ही केम डाउन, तो मैं सबसे पहले उनके पाँव छूती हूँ, तो मैंने उनके पाँव छुए एंड से पापा ये आपके लिए, एंड ही वॉज लाइक दिस एंड बोले कि अच्छा ये, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। तो उन्हें क्या लगा कि क्योंकि मेरा स्कूटर खराब था तो मुझे इसने या तो स्कूटर रिपेयर करा के दिया या नया लाई है, तो समवेयर ऑन द अदर ही हैड दिस कि मेरे लिए नया स्कूटर आया। द मोमेंट आई सेड नहीं पीछे देखो गाड़ी है, एंड ही वाज लाइक ऐसे झड़, और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अच्छा पेरेंट्स एक्सप्रेस करना नहीं जानते, एंड ही वाज लाइक ऐसे 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 करके क्या जरूरत थी इतना पैसा खर्च करने की, बट वो फीलिंग है ना, वो शायद मैं बहुत पहले ले चुकी थी। वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला एग्जाम्पल कहीं शेयर नहीं किया, आई एम डूइंग इट ऑन योर पॉडकास्ट, दैट व्हेन आई बिकेम मदर आई डिड नॉट क्राई। हाँ फीमेल क्राई मतलब बहुत नॉर्मल इमोशन है ना, द मोमेंट दे सॉ देयर बेबी। आई वाज शेयरिंग विद माय हस्बैंड अभी कुछ दिन पहले, ये पता है ऐसा हुआ था, कह रहे हाँ बताया तो था, नहीं हुआ, अच्छा ठीक है इट्स ओके चल, तो नहीं हुआ बिकॉज मैं उस मोमेंट को पता नहीं कितनी शिद्दत से जी चुकी थी, और कई बार जी चुकी थी। तो इट वॉज लाइक द मोमेंट दे केम विद द बेबी नो कि अच्छा ये करो, तो मैंने कहा पहले मैं खुद को संभाल लूँ, सब हिला हुआ है, हाँ ठीक है ओके थैंक यू गुड, हाँ ठीक, इतना ही था मेरा। बट जब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया, जब बेबी को लाए, देन वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, बट मैं उसको जी चुकी थी। मैंने इमोशन इतनी बार डाल दिया था जिसकी कोई नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे। व्हेन इट वाज लॉकडाउन पीरियड में, अच्छा आपको पता है कि आना जाना लॉक कर दिया था कि जा नहीं सकते हो, आपको बहुत स्पेशल कोई केस है तो आपको जाना है। तो मेरी मदर इन लॉ वाज नॉट वेल एंड वी लॉस्ट हर इन लॉकडाउन, कोविड सेकेंड वेव में हमने उन्हें खो दिया, गॉड ब्लेस हर सोल। तो मुझे याद है मैं उनसे भी मिलने जाती थी ना, या मैं उन्हें देखने जाती थी, या मैं उनसे वैसे जनरली मिलने जाती थी, आई वॉज रेडी इन माई माइंड कि अगर पुलिस वाले ने रोका मैं बोलूँगी मैं 3 months प्रेगनेंट हूँ। आई वॉज नॉट, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि 3 months मतलब ना पेट बाहर निकला है ना अंदर है, मतलब सेटिंग वाला चीज़ है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, और बहुत ज़्यादा कोई मेरी ना रिपोर्ट्स देखेगा ना कुछ, मैं आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, आई एम 3 months प्रेगनेंट। दैट वॉज माई अफर्मेशन, बिकॉज उस टाइम पे मैं प्लानिंग कर रही थी। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि और मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती थी निकलते हैं ना, चलो देखा जाएगा, छोड़ो मैं संभाल लूंगी। तो आई वॉज वेरी क्लियर मैं संभाल लूंगी, जैसे ही कोई पुलिस वाला रोकेगा मुझे ये बोलना है। आई वॉज वेरी क्लियर विद द स्टेटमेंट्स कि मुझे क्या बोलना है। तो पॉसिबल है, तो आपको वो इमोशंस क्या होंगे ना जब आपको वो मिलेगा, ठीक है, और वो स्पेशली अब उस प्रोसेस को भी इंजॉय करना जरूरी है। अब आपने वो डेट तो इमेजिन कर ली, बट उस डेट पे जाने वाले दिन आप तैयार कैसे होंगे, कौन से इयररिंग्स, आप मिरर में खुद को देख रहे हो, यू नीड टू फील दैट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कर सकते हो, आप बेस्ट को अपने लिए वो करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है, बेस्ट क्वालिटीज़ को मैनिफेस्ट करो। बहुत थैंक यू सो मच गॉड, आई एम गेटिंग अ रिस्पेक्टफुल पार्टनर, आई एम गेटिंग अ पार्टनर जो मुझे अंडरस्टैंड करता है, जो मेरे इमोशंस को समझता है। तो ये आपके एफर्मेशंस होंगी तो बिल्कुल मिलेगा, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। नाउ जैसे आपने पूछा कि जो सिंगल्स हैं या जिन्होंने इतना ट्रॉमा देख लिया है, या इन्होंने खराब रिलेशनशिप देख लिए, या अपने रिलेशनशिप बहुत सारे खराब निकल गए एंड किसी रिलेशनशिप ने काम नहीं करा, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आपको ना, आप एक बार हीलिंग जर्नी पे जाके देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। बिकॉज क्या होता है कई बार जब आप एक पॉइंट ए से निकले हो, नाउ यू हैव टू गो ऑन अ पॉइंट बी इन लाइफ, यू आर रेडी, आप बिल्कुल रेडी हो, आपको पॉइंट बी पे जाना है, बट आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने की जो जर्नी है ना, वो बहुत लंबी नजर आ रही है आपको उस पर बहुत ट्रैफिक नजर आ रहा है, आपको उस पर बहुत गड्ढे नजर आ रहे हैं, आपको चाइल्डहुड ट्रॉमाज नजर आ रहे हैं, आपको कुछ स्कार्स नजर आ रहे हैं जो आपके दिल पे बहुत गहरे लगे हुए हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू रीच पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो आपको करना क्या है, यू नीड टू स्टार्ट अ हीलिंग जर्नी फॉर योर सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले ना, चाहे आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, आपके रिलेशनशिप खराब रहे हैं, आपने अपने पेरेंट्स का रिलेशन अच्छा नहीं देखा, आपने डिवोर्स भी देख लिया, आपने सब कुछ देख लिया, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो ऑन अ हीलिंग प्रोसेस, जिसमें एक बहुत अच्छी टेक्निक हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हो'ओपोनोपोनो। ठीक है, तो हो'ओपोनोपोनो एक टेक्निक है जो एक हीलिंग प्रोसेस है। अगर आप इसको करते हो तो पहले तो आप अपने आप को माफ करते हो, और अपने आप को माफ करना लाइफ में बहुत जरूरी है। जो हमने ग्रजेस रख लिए हैं, जो हमने स्कार्स अभी तक बचा के रखे हुए हैं, हमें ना खुद को माफ करना बहुत जरूरी है। हम कई बार ना लोगों में ढूंढते रह जाते हैं, बट हम ये नहीं समझ पाते कि हर चीज इंटरकनेक्टेड है, हर चीज, हर रिलेशनशिप इंटरकनेक्टेड है। मतलब कहते हैं ना कि वो ग्रीक फिलॉसफी में तो कहा है प्लेटो ने कि 2 शक्तियां थी, भगवान ने 2 में बांट दी, एक सोलमेट है, दूसरे को ढूंढ रहा है, ठीक है, ये ग्रीक फिलॉसफर कहते हैं। बट हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से जो सोलमेट है वो वाइब्रेशंस हैं, वो 2 लोग ही हैं,
दो अलग अलग पार्ट हैं, मतलब वो एक ही है, वो अपना सोलमेट ढूंढ लेगा, बेसिकली ये है। तो हमें ये समझना है कि जो होपोनोपोनो है ये इंटरकनेक्टेड है। तो ये हीलिंग जो प्रोसेस है वो ये कहता है कि आप ये 3-4 फ्रेजेस बोलिए। पहले खुद को माफ कीजिए, अपनी सिचुएशंस को माफ कीजिए, अपने लोगों को माफ कीजिए, ग्रजेस खत्म कीजिए, एंड देन आगे बढ़िए। अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे जा रहे हैं और अंदर फियर है, स्कार है, ट्रॉमा है, एंजाइटी है, घबराहट है, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर कभी नहीं कर पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो होपोनोपोनो बेसिकली क्या है, ये एक हवाइन टेक्निक है, ठीक है, जो वहाँ पे डॉक्टर्स ने रिसर्च की। तो एक डॉक्टर आए ह्यूलन करके, डॉक्टर ह्यूलन ने क्या किया, तो हवाइन में ना एक मेंटल वार्ड था जहाँ पे मेंटल पेशेंट्स रहते थे। अब वो मेंटल पेशेंट्स इतने ज़्यादा क्रिमिनल थे ना, किसी ने रेप किया था, किसी ने मर्डर किया था, इस तरह के लोग थे। तो ह्यूलन ने क्या किया, उन्होंने क्या सोचा कि जैसे जब आपने पुरानी कम्युनिटीज देखी होंगी या ट्राइबल आपने कुछ कम्युनिटी देखी होंगी या पिक्चरों में आपने देखा होगा कि जब कोई बीमार होता था या कोई परेशान होता था, उसको हील करने के लिए वो चारों तरफ से एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे एंड दे यूज्ड टू रिपीट अ प्रेयर, तो वो हील हो जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल साउथ पैसिफिक आइलैंड पे एक आइलैंड हुआ करता था, या अभी भी है, आई डोंट नो, ठीक है। उसमें क्या था कि आपने अगर गलती करी है तो आपको विद इन 3 days एक्सेप्ट करना है कि आपने गलती करी है, आपने कोई पाप किया है या आपने कोई गलती करी है, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट, और फिर हम उसको हील करेंगे। और अगर आपने ये नहीं करा, कोई पाप किया या सिन किया या गलती करी, तो आपके बेटे की या आपकी फैमिली में से किसी की डेथ होगी या आपकी खुद की डेथ हो जाएगी। उनका वो सिनेरियो, वो थॉट ऐसा था। तो जैसे कि माफी हम कर लेंगे, हम हीलिंग प्रोसेस कर लेंगे, बट वो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये एक्सेप्ट करना कि गलती हुई है। अब आज आपके जो भी स्कार्स हैं, जो भी ट्रॉमा है, कुछ है, एक्सेप्ट कर लो कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं हम। तो होपोनोपोनो में क्या करते हैं, हम 4 फ्रेजेस को रिपीट करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये कहता क्या है कि जब आप किसी हीलिंग प्रोसेस पे जा रहे हो। अच्छा, होपोनोपोनो की बेस्ट पार्ट क्या है, ये मनी में भी काम करता है, ये रिलेशनशिप में भी काम करता है, ये मेंटल हेल्थ पे भी काम करता है, ये फिजिकल हेल्थ पे भी काम करता है, ये आपके ट्रॉमा स्कार्स हर चीज पे काम करता है। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो आपको ये इंटेंशन सेट करनी है कि आई एम सॉरी, मुझसे कहीं तो गलती हुई है। अब या तो मैं सोलमेट पहचानी नहीं, या पहचानी तो मैंने कदर नहीं करी, या मेरा ईगो बीच में आया, या मैंने कम्युनिकेशन नहीं रखी, जिसकी वजह से मेरा रिलेशनशिप टूट गए, 4 टूटे, 5 टूटे, टूट गए। बट यू नीड टू एक्सेप्ट कि मुझसे गलती हुई है। सो आई एम सॉरी इज द एक्सेप्टेंस की गलती हुई है। खुद से सॉरी, खुद से सॉरी, अपने आप को पहले माफ करना है। लाइफ में हम दूसरों के ग्रजेस रखते हैं, हमें पहले अपने आप को माफ करना है। तो आई एम सॉरी कि मुझसे गलती हुई है, ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी। अब मैं हीलिंग जर्नी पे जाना चाह रही हूँ, तो प्लीज जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं, मुझे उसके लिए माफ कर दो, ठीक है। आई लव यू, ठीक है, कि मैं अब जो भी मेरी इस जर्नी में आएगा, आई एम रिसीविंग विद माई ऑल लव एंड थैंक यू, सो ग्रैटिट्यूड इन एडवांस। तो जब आप एक इंटेंशन सेट करते हो, एंड दिस इज रिलेटेड विद, जैसे मैंने बोला, मनी के लिए भी है, आपके मनी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल है, जो भी है, आपको बस स्टार्टिंग में इंटेंशन सेट करनी है कि आप किस चीज के लिए कर रहे हो, एंड देन यू हैव टू डू अ होपोनोपोनो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ये कर सकते हो कि आप इसको 108 बार रिपीट कर सकते हो। 108 बोलते हैं, हमारे इंडियन हिंदू कल्चर में बहुत सिग्निफिकेंस होता है 108 का। ये बहुत सेक्रेड नंबर है, बहुत पवित्र नंबर है ये। तो जब आप चैंटिंग करते हो इसकी, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी भी हनुमान चालीसा है, ठीक है, या हमारी कोई भी आरती है, हम उसकी चैंटिंग करते हैं, या कोई भी जाप हम 108 बार बोलते हैं वो माला लेके। सिमिलरली आपको होपोनोपोनो के 4 फ्रेजेस, ठीक है, 108 बार आपको रिपीट करने हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, कभी भी कर लो, आप कभी भी कर लो। आप 21 डेज तक करके देखो, रिजल्ट देख लो। आप 11वें दिन रिजल्ट देख लो। आप 45 डेज तक करना चाह रहे हो, आप रिजल्ट देख लो। एंड यू विल बी लाइक कि माई गॉड, मैं कहाँ थी और मैं क्या फील कर रही थी। यू विल फील सो रिलैक्स्ड कि आपने जब खुद को माफ कर दिया ना, आपने उन सारे रिश्तों को माफ कर दिया जो खराब है। बिल्कुल। और जब हम खुद को माफ कर पाते तभी हम दूसरों को भी माफ कर पाते हैं ना, राइट। इसलिए ये सेल्फ फॉरगिवनेस, तो ये जो होपोनोपोनो बोलते हैं ना हम टेक्निक, दिस इज फॉर सेल्फ फॉरगिवनेस। इंपॉर्टेंट क्या है, ये सेल्फ फॉरगिवनेस के लिए है, ये लव के लिए, कि खुद को तो प्यार नहीं दिया कभी, खुद को तो माफी नहीं किया कभी। इसकी एक बहुत खूबसूरत सी साइंस समझिए कि जब दोस्ती में दरार आती है, तो क्या बोलने से दोस्ती में दरार ठीक हो जाती है? आई एम सॉरी, गलती हो गई, ठीक है। ये कितना सिंपल है ना। तो ये जो पावर है ना वर्ड्स की, ये बहुत, जो वर्ड्स होते हैं ना उनमें बहुत पावर होती है, उनमें बहुत एनर्जी होती है। आई एम श्योर आपने सुना होगा कि एक डॉक्टर मसारू करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए, उसमें पानी डाला,
एक पे लिखा लव, एक पे लिखा हेट, और उसे आइस जमाने के लिए रख दिया। जब बाहर निकाला तो जिस पे लव लिखा हुआ था उस पे उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो बिल्कुल फ्लावर जैसे थे, है ना। और जो दूसरा वाला था उसका पानी बहुत गंदा था और वो उसका जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल खराब स्ट्रक्चर था। तो इम्पॉर्टेंट वही है कि इन वर्ड्स में बहुत पावर है। तो ये जो इतने पावरफुल 4 वर्ड्स हमने बोले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आप इन्हें बोल के चैंटिंग कीजिए, यू विल हील फ्रॉम एनीथिंग। और उसी एनर्जी के साथ, राइट, उसको फील करके कि एक्चुअल में आप सॉरी फील कर रहे हैं। यस। तो ये बहुत पावरफुल है, आप करके देखिए। और इसके साथ जब आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे, क्योंकि आप अब अंदर से आपकी हीलिंग हो गई, अब जब आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे एक मैनिफेस्टेशन का, तो ट्रस्ट मी, यू विल मैनिफेस्ट अ बेस्ट पार्टनर फॉर यू। बिकॉज वो कहते हैं ना कि अगर आपको एक रूम में छोड़ा गया, ठीक है, एक कॉर्नर पे है डस्ट, ट्रैश, ठीक है, वो क्या अट्रैक्ट करेगा? तो अगर हमने एक कोने में कूड़ा रखा है, करकट रखा है, तो वो क्या अट्रैक्ट करेगा? वो स्मेल अट्रैक्ट करेगा, वो फंगस अट्रैक्ट करेगा, वो फ्लाइज अट्रैक्ट करेगा, मॉस्किटोज अट्रैक्ट करेगा। बट दूसरे कॉर्नर पे अगर आपने फ्लावर्स रखे हैं तो वो क्या अट्रैक्ट करेंगे? वो वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करेंगे, वो स्मेल अट्रैक्ट करेंगे, वो खुशबू अट्रैक्ट करेंगे, वो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, वो प्यार अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको ये समझना है कि जो आपकी जिंदगी है, आपको उसको डस्टबिन बनाना है या उसको एक फ्लावर, एक बहुत अच्छा गार्डन बनाना है, ताकि वो अट्रैक्ट हो सके जो आप खूबसूरती से अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपोनोपोनो इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इट, राइट। और बस इसे हम लोगों को जी 4 फ्रेजेस करना है बहुत दिल से, यस, और एक्चुअल में उसे एक्सेप्ट करके कि आप अपने लिए प्यार फील कर रहे हैं, दैट आई लव यू, राइट, ओके। तो अभी मैं आपसे, आज हम लोग रिश्तों की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप के बहुत इंसाइट पे आपने बहुत अच्छे से समझाया है। एक मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज जो रिलेशनशिप में हम लोग कहीं ना कहीं ट्रस्ट कहीं ना कहीं मिसिंग देखते हैं, ठीक है, हम लोग वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे संस्कार जो एक्चुअल में हमारे होने चाहिए वो हम लोग रिश्तों में कहीं ना कहीं ख़त्म देखते हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कौन सा ऐसा संस्कार तो इस रिलेशनशिप में आपको ये बना के रखना ही पड़ेगा, अगर ये संस्कार आपके अंदर नहीं है तो कोई भी रिश्ता नहीं चल पाएगा? ओके, सो इसका फाइनल मैसेज मैं यही देना चाहूँगी। वी गॉट द चांस टू मीट शिव खेरा सर जी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जहाँ ठीक से पानी ना दिया जाए ना, वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ ठीक से संस्कार ना दिए जाए वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये बात इतनी खूबसूरती से शिव खेरा सर ने बोली थी ना कि हमें समझना ज़रूरी है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें क्या संस्कार दिए थे। उन संस्कारों को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कार क्या थे? कि झूठ मत बोलो। संस्कार क्या थे? हमेशा रिस्पेक्ट करो। संस्कार क्या थे? कि अपनी जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद झूठ से शुरू मत करो। तो जो प्यार करना एक संस्कार है, रिस्पेक्ट करना एक संस्कार है, ठीक है, दूसरों के इमोशंस की वैल्यू करना एक संस्कार है, दूसरों के इमोशंस को समझना और उसके साथ आगे बढ़ना एक संस्कार है, ठीक है, किसी के ड्रीम को डी वैल्यू या डीमीन करना संस्कार नहीं है हमारा। तो हमारे जो अच्छे संस्कार जो हमारे बड़े बुजुर्गों से हमने सीखे हैं, हमें उसी को कंटिन्यू करना है। आजकल की जनरेशन में कहीं ना कहीं वो संस्कार मिसिंग लगते हैं, ठीक है। जब आप शॉर्ट टर्म चीज़ों में जा रहे हो, और या आप किसी को डीमीन कर रहे हो, या आप किसी को इमोशनली इवैल्यूएट कर रहे हो, या आप किसी को मतलब आप उसको इमोशनल चेंज कर रहे हो अपनी बातें मनवाने के लिए, आपका मैनिपुलेशन इतना स्ट्रांग है, वो हमारा संस्कार नहीं था, ठीक है। हम जो बोलते थे अपनी बात पे अडिग रहते थे कि जो बोल दिया मतलब ये करेंगे, साथ दूंगा मतलब साथ दूंगा, और साथ दूंगी हमेशा मतलब साथ दूंगी, ये हमारे संस्कार थे। तो इन संस्कारों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, वो मत भूल जाओ, वो हमारे पूर्वजों के, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के दिए हुए और हमारे पेरेंट्स के दिए हुए हैं। उन संस्कारों को ध्यान में रख के, उनका बेस बना के आप अपना रिलेशनशिप बनाओ, कम्युनिकेशन अच्छा रखो, और हर वो चीज़ करो जो पॉसिबल है, जो आप कर सकते हो। तो आपके रिश्ते में जो स्पार्क है वो हमेशा बना रहेगा। That's very important. मैम, बहुत 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 अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। Thank you so much. मैंने बहुत कुछ सीखा है, रिश्तों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को जो चीज़ जेंजी कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे, कि मतलब जैसे होता है ना कि रिश्तों में उन्हें चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि वही सराउंडिंग्स में उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं, सोशल मीडिया से कुछ और सीखते हैं, फिर वो अपनी लाइफ में करते हैं, फिर उनको रिजल्ट उनका कुछ नहीं मिलता। एंड आई एम श्योर कि आज जो आपने बताया है वो ज़रूर इस चीज़ को करेंगे, एंड उसका रिजल्ट भी वो बहुत पॉजिटिव ज़रूर देखेंगे। अगर कोई करेगा तो मैं तो डेफिनेटली करने वाली हूँ। थैंक यू। और आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करूंगी कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी और दोबारा हम लोग एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। बिल्कुल।
ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम. थैंक यू सो मच आंचल फॉर इनवाइटिंग मी हियर. थैंक यू सो मच. मुझे भी बहुत अच्छा लगा द वे यू आर लिसनिंग, द वे यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो आपकी वाइब्रेशंस है और जो आपकी स्माइल है वो बहुत प्यारी है. सो गॉड ब्लेस यू. आप बहुत प्यारे हैं. वही वाली बात होती है ना, जो इंसान जैसा होता है उसको सामने वाला इंसान भी वैसे करेक्ट. दिखता तो हम है. मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो हम जैसे होते हैं हमें हमारे जैसे इंसान जरूर मिलते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.